Our next guest on Politics has been someone who has been on top of my interview list. Honest to the core, formidable, someone who takes no prisoners. Our next guest on Unpolitics is the OG when it comes to a fearless woman politician, Uma Bharti. आइडियोलॉजी ही हमारी ताकत थी और उसी के आधार पर हम यहाँ तक आ पाए थे। मैं आपको ये कह रही हूँ और अच्छी बात है कि उस पूरी जर्नी में मैं बीजेपी के साथ थी। अभी भी है? मैं ही बीजेपी हूँ। जो तुमको ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उमा भारती को बीजेपी में लिया तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो उनके इस्तीफे ले लो लेकिन उसको बीजेपी में ले लो। तो नितिन जी को ताकत मिल गई। घोषणा नितिन जी की थी, सहयोग मोदी जी ने किया मुझे बीजेपी में लेने में। मेरे को जो बात लगती है कि जब मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी जी, तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मैं अपने मन के व्यक्ति को बनाना चाहती थी। 2 सीटों से जो 86 सीटों तक हम आ गए 89 में, वहाँ तक की जो यात्रा थी वो बहुत कठिनाइयों से, बहुत कठिन संघर्षों से भरी थी। मनमोहन सिंह जी जो हैं वो, मैं तो उसको हिमयुग बोलती हूँ, उनके जो कार्यकाल था 10 साल का, आई कॉल इट आइस एज। जब कोर्ट ने बोला कि राम मंदिर बन जाएगा, वेटिकन सिटी और मक्का मदीना कोर्ट के ऑर्डर से धार्मिक स्थान नहीं है, मान्यताओं से है। ये पहला दुनिया का धार्मिक स्थान है जो मान्यता से और कोर्ट के ऑर्डर से धार्मिक स्थान है। कोई फेवरेट सिंगर है? पहले के मेहदी हसन, फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी, अभी के सब मुझे एक जैसे लगते हैं। तो मेरी नज़र में तो गोडसे ने सिर्फ गांधी जी की हत्या नहीं की, वो गोडसे ने देश के विकास का एक ढांचा, एक विचार जो गांधी प्रस्तुत करना चाहते थे, उसने देश के भविष्य की हत्या कर दी। और जब मध्य प्रदेश में एक सर्वे हुआ कि सबसे सुंदर पॉलिटिशियन कौन है, तो उसमें मैं निकली, जबकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि अपन तो सोचते ही नहीं अपने बारे में। अपन सोचते हम वहाँ अगली हैं और हमें ज़रूरत भी नहीं है सुंदर दिखने की, ऐसा भी नहीं सोचते हैं कुछ अच्छा दिखने की कोशिश करें। तो तब भी इंडिया टुडे ने इसको ठीक से छापा। दीदी बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। वेलकम टू अनपॉलिटिक्स। मेरे शो का नाम अनपॉलिटिक्स है, जिसमें हम अनपॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ा और सब कुछ जो ना जुड़ा हो, जो आपकी जर्नी के बारे में हो, जो आपके बारे में हो, जो हमें नहीं पता आपके बारे में, तो ये सारे सवाल मैं आपसे करूँगी। आप तो बहुत यूज्ड टू हो गए बड़े रिच इंट्रोडक्शंस देने के, पर अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हमारा शो का फॉर्मेट यही है दीदी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो हमारे ऑडियंस से, तो आप क्या कहोगे? मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं? अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस तो मैं कहूँगी कि मैं अपनी माँ की बेटी, अपने गुरु की शिष्या, एक हिंदुस्तानी हूँ और एक महिला हूँ और हिंदू हूँ, और इन सारी चीज़ों के लिए अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ। एक साध्वी, एक सियासी नेता, कैसे देखती हैं अपनी पूरी जर्नी को? ये जो साध्वी शब्द का प्रयोग हुआ है, ये जैन साध्वियों के लिए होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तप करती हैं, उनके पाँव में चप्पल नहीं होती, पैदल चलती हैं, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह नहीं करती। हम लोग सन्यास की दीक्षा लिए हैं, और सन्यास भी हमने जिस परंपरा में लिया है वो आदिशंकर के द्वारा शुरू की गई है। आदिशंकर की जो परंपरा थी वो धर्म रक्षा के लिए ये यूनिफॉर्म है एक तरह की, जिसमें दंड कमंडल भी इस सन्यास संप्रदाय के कुछ हिस्सों का एक हिस्सा है। तो इसलिए मेरे लिए ये शब्द का प्रयोग जो है वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि साध्वी होने के लिए जो तप करना पड़ता है वो हमने नहीं किया, लेकिन जो जीवन शैली अपनानी पड़ती है सन्यासी होने के लिए, उसका मैंने पूरा पालन किया। और मैंने जब सन्यास लिया तो मैं दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जी, मतलब मैं 2nd टर्म पूरा कर रही थी अपना, तब मैंने सन्यास लिया है। 32 साल की उम्र मेरी शुरू हुई थी। आपको अगर याद हो तो 2 चुनाव 1.5 साल में हो गए थे। 89 से 91 का एक टेन्योर रहा था, 91 से 96 का एक, तो इसलिए वो मतलब मैं 92 में सन्यास ली और मेरा दूसरा टर्म था वो, और मैं चुनाव पहला जीती हूँ 89 में। तो इसलिए मैंने सन्यास की दीक्षा ली है, जिसमें मुख्य कार्य है अपनी एक विशेष साफ सुथरी जीवन शैली पर चलते हुए धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना। दीदी 25 उम्र से आप पॉलिटिक्स में आ गई, आप टीकमगढ़ से आई हैं, आपके बहुत सारे मेंटर्स रहे, विजय राजे सिंधिया आपकी एक मेंटर रही, कैसी अपनी जर्नी देखती हैं? चूँकि आपने कहा ना क्या अनपॉलिटिकल है, इसलिए मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो मैंने पहले कभी चैनल में नहीं कही, जो मैंने सन्यास के बारे में बताया। जी, इसी तरह से आपने अम्मा बोलती थी मैं उनको,
अम्मा के साथ तो मेरी यात्रा शुरू हो गई जब मैं 8 साल की थी। तो अम्मा ने मुझे प्रवचन करते हुए सुना था। मैं कथावाचक नहीं थी, जी। प्रवचन करती थी। आपको प्रवचन और कथावाचक में अंतर समझना होगा। कथावाचक का मतलब होता है द स्टोरी टेलर, और प्रवचन का मतलब होता है डिस्कोर्सेस, जो 45 मिनट्स के या 50 मिनट्स के होते हैं, और वो किसी एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर होंगे। तो मैं कथावाचक नहीं थी, मैं डिस्कोर्स देती थी, मतलब प्रवचन जिसको बोलते हैं वो करती थी। अम्मा ने सुना था मुझे, अम्मा मतलब राजमाता सिंधिया जी, उनने दमोह में सुना था मुझे, और वो उसी समय जनसंघ में आई थी, कांग्रेस की सरकार को गिरा के आई थी मध्य प्रदेश में। तो अम्मा के साथ तो मेरी यात्रा शुरू हो गई जब मैं 8 साल की थी जी। और मैंने सबसे पहले जनसंघ के समय पर ही अम्मा ने चुनाव प्रचार के लिए मुझे कहा, अशोकनगर विधानसभा की सीट, जब जनसंघ की बहुत कम सीटें हुआ करती थी, जो आप हार गई, जो हम जीत गए। मैं ही लड़ी पहला हूँ, चुनाव 8 आप। साल की उम्र, मैंने 9 साल की उम्र में चुनाव प्रचार किया है। अच्छा, मैं तब से हूँ जनसंघ के समय पर से अब अपना बीजेपी। पहला चुनाव नहीं हारी थी। 84, 84। जिसमें जी। सभी हारे सब। थे ना जी जी जी। पूरा, इसलिए उस हार को हम गिनते नहीं हैं, उपहार के रूप में लेते हैं उसको, जी। क्योंकि उसने हमारी नींव बहुत मजबूत की और उससे एक बात साबित हुई थी। सी अगेन आई से दिस की अनपॉलिटिकल है, इसलिए तो जो बातें मैंने नहीं कही वो मैं कहूँगी। हमारे पास 2 सीटें थी, लेकिन हमारा वैचारिक आधार बहुत मजबूत था उन जी। 2 सीटों के बाद भी। और आप आज इतनी सीटों के बाद में भी मैं कहूँगी कि अब हमारा वैचारिक आधार, जिसको कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल बेस, उतना मजबूत नहीं जितना पहले था। ये आपने बहुत बड़ी बात शुरू में ही दीदी आप कह रही हैं कि उन 2 सीटों पे, जब भाजपा की 2 सीट थी, तब आप आइडियोलॉजिकली आपकी पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, जो इस वक्त नहीं है, आप कह रहे हैं। क्योंकि हम प्रैक्टिकल होते गए, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ओर आते गए। और जो आडवाणी जी बात कहा करते थे कि जनसंघ से लेके भाजपा की एक जर्नी ऐसी चली है जिसमें हमारा जीवन ऐसा रहा भाजपा का और जनसंघ का, जैसे हिंदी फिल्मों में ए.के. हंगल नाम के कैरेक्टर का होता था, पुरानी फिल्मों में 70s में जो थे। तो वो आमतौर पर घर के नौकर होते थे, बर्तन मांजने वाले होते थे, एंड ही यूज्ड टू बी अ गुड मैन, और वो किसी ना किसी वजह से हीरो को बचाते हुए मर जाते थे। तो अडवाणी जी कहते थे कि हम हमेशा ए.के. हंगल की भूमिका में रहे, गुड मैन तो रहे हैं लेकिन शहीद हो गए, मर गए, बर्तन मांज रहे, माली हो गए, आप समझ गए, ऐसे हो समझ गए। गए जी। और बाद में हम हीरो की भूमिका में आते जा रहे हैं। तो हीरो की भूमिका में आने के लिए तो फिर प्रैक्टिकल होना था, अटल जी के समय से शुरू हो गया। तो जो 2 सीटें थी, वो पार्टी आइडियोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रांग थी, और आज जो 240 सीट्स हैं, ये थोड़ी कम है प्रैक्टिकलिटी के उससे। नहीं, मैं आइडियोलॉजिकली हम कम हुए ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस समय आइडियोलॉजी ही हमारी ताकत थी और उसी के आधार पर हम यहाँ तक आ पाए थे, मैं आपको ये कह रही हूँ। और अच्छी बात है कि उस पूरी जर्नी में मैं बीजेपी के साथ थी। अभी भी है। मैं ही बीजेपी हूँ। हम लोग तो जैसे नदी में लहर उठती है तो लहर नदी से अलग नहीं होती है ना, उसी पानी में से वो लहर बनती है और उसी लहर से पानी बनता है। तो हम अब बीजेपी एक हैं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे बीजेपी से अलग किया जा सकता है तो मूर्ख है। कौन सोच रहा है? मुझे क्या पता, जो भी सोच रहा होगा मूर्ख होगा। आपको लगता है कोई सोच रहा है? मुझे नहीं पता, वो अपना शीशा खुद देखेगा, फिर शीशे में मुंह देखेगा अपना। मुझे बीजेपी से एक बार निकाल दिया गया था। मुझे मालूम है, आपने हाँ, अपनी पार्टी और बनाई तब थी। मैंने ना, तब भी पार्टी तो कोई चीज़ ही नहीं होती ना, पार्टी तो एक नाम होता है, आइडियोलॉजी ही पार्टी होती है। जी। तो मैंने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा था। मुझे कहा गया था कि आप समझौता कर लीजिए आइडियोलॉजी से। जब जनशक्ति बनाई थी मैंने, तो मुझे कहा गया था कि आप राम मंदिर के लिए माफ़ी मांग लीजिए। मैं कहती थी कि मैं मानती हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य नहीं, हिंदू राष्ट्र, आप इसको मत कहिए। तो उत्तर भारत की आप हमारे थर्ड फ्रंट की सबसे बड़ी नेता होंगी, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगी। तो मैं उस मीटिंग में, जिसमें बहुत बड़े नेता बैठे हुए थे, किसने बोला आपको ये? मैं नाम नहीं ले सकती, सब बड़े नेता बैठे थे जो कि बीजेपी और कांग्रेस के नहीं थे। उन्होंने मुझे बात कही कि आप ये 2 बातें कर लें, ठीक तो राजस्थान मध्य प्रदेश बिल्कुल खाली सा पड़ा है हमारा, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो यहाँ पर आप हमारे लिए नेता बन जाएंगे। तो मैंने बाहर तुरंत आ गई थी उठ के, ये कह करके कि जो मेरे राम का नहीं होगा मेरे काम का नहीं होगा। मैंने तो आइडियोलॉजी छोड़ी ही नहीं, इसलिए मैं ही रियल बीजेपी हूँ और बीजेपी थी, मैं ही रियल बीजेपी थी। अलग पार्टी बना के भी मुझे तो निकाला गया था और मुझे काम करना था, मैं तो घर बैठ नहीं सकती थी। पर आपको वापस तो ले मैंने भी एक लिया। प्लेटफॉर्म बना लिया, उनने मुझे वापस मांगा तो मैं आ गई। और उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि नितिन जी ने जब ये अनाउंस कर दिया कि उमा भारती को मैं बीजेपी में वापस लेके रहूँगा, तो उस समय पर उनको पता ही नहीं था कि उनको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। उन्हें कह तो दिया बेचारे ने, अध्यक्ष बनते ही, वो तो थोड़ा भोलानाथ से हैं नितिन गडकरी जी। हाँ, तो उन्हें कह दिया वो। अब उनको पता नहीं था कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मेरा बहुत बड़ा विरोध होने वाला है दिल्ली में भी
मध्य प्रदेश में भी 2-4 नेताओं के द्वारा, लेकिन वो नेता ताकत पे बैठे हुए हैं। तो मुझे खुद नहीं पता था कि आई एम ए माइटी पर्सन। जी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? I understand what you're saying. एक्चुअली आई उसके पहले मुझे अपनी खुद की ये ताकत नहीं पता थी कि इतने बड़े लोगों को मुझसे भय लगता है। तो इसीलिए आप कितने साल की थी तब कब? जब ये बात हुई? जब मुझे वापस लाया गया है। 41, जब मुझे नहीं, जब मैं चीफ मिनिस्टर हुई दैट टाइम आई वाज 42। 42, अच्छा। और जब मुझे निकाल दिया गया, और वो भी एक सैद्धांतिक आधार पर ही निकाला मुझे, आइडियोलॉजिकल कार में एक आइडियोलॉजी की लहर पे ही बाहर निकली हूँ। मैं किसी पर्सनल रीजन से बाहर निकली ही नहीं हूँ। तो उस समय पर मैं थी 44। 44, और जब मुझे वापस लाया जा रहा था तो आई वाज 49। तो उस समय पर मोदी जी से मैंने फोन किया कि या तो मेरे बारे में अनाउंस नहीं करना था, और मैं कह रही थी मुझे एनडीए का पार्टनर बनाओ। तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और नेता घोषित हो चुके थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अरे उमा बेन, चिंता मत करो इस बात की, मैं अभी बात करता हूँ। और उन्होंने बात की नितिन जी से और कहा कि जो तुमको ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उमा भारती को बीजेपी में लिया तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो उनके इस्तीफे ले लो, लेकिन उसको बीजेपी में ले लो। तो नितिन जी को ताकत मिल गई। घोषणा नितिन जी की थी, सहयोग मोदी जी ने किया मुझे बीजेपी में लेने में। वापस मैं थोड़ा वापस जाऊंगी। उमा जी, आप जो डिस्कोर्स देती थी टीकमगढ़ से, कैसे ये शुरू किया, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? इसको बहुत शॉर्ट में बताना पड़ेगा मुझे। बहुत शॉर्ट। हाँ, जबकि वो शॉर्ट में बताने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे शॉर्ट में ही बताना है, नहीं तो आप एडिट आउट करेंगे। देखिए, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी। अभी भी है? उतनी नहीं। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मुझे बहुत सदमा लगा, तो मुझे 2 बार कोरोना हुआ है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा असर आ गया। उस समय तो बहुत अच्छी थी, मतलब उस समय तो ऐसा था, आप यकीन करो, आपने बच्चन की मधुशाला एक पुस्तक का नाम सुना होगा। मैं पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन मुझे पूरी याद थी। महादेवी वर्मा मुझे पूरी याद थी, क्योंकि मेरे भाई पढ़ते थे जोर जोर से, तो मैं पूरा याद हो जाता था। तो मुझे रामायण पूरी याद होने लगी, तो मैं उसको रिपीट करने लगी। तो एक पंडित को मैंने करेक्ट कर दिया, वो गलत बोल रहे थे, एंड आई वॉज ओनली 6। तो जब मैंने उनको करेक्ट किया तो उन्होंने, तुमको आता है? मैंने कहा हमको आता है। तो उन्होंने कहा आ जाओ हमारी गद्दी पे बैठ जाओ। मेरे ही गाँव में घर के सामने मंदिर है उस पर, और वो उठ गए बेचारे पंडित जी, बड़े अच्छे थे वो, परमानंद तिवारी जी उनका नाम था। तो मैं गद्दी पे बैठ गई, बोले सुनाओ क्या सुना? मैंने कहा बताओ क्या सुनना है। तो मैंने बोल दिया जो उन्होंने कहा। मुझे याद है वो प्रसंग क्या था, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, ये था वो प्रसंग। तो सब गाँव वालों ने कहा ये तो भगवान का अवतार है। और मैं अवतार थी नहीं, अवतार तो सब होते हैं, आप भी अवतार ही हो भगवान का। भगवान अनेकों रूपों में प्रकट होता है। और उसके बाद मेरी यात्रा शुरू हो गई 6 साल की उम्र से। फिर कुछ लोगों को शहर में पता लगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टीकमगढ़ जिले में, मैं ग्राम डूड़ा में पैदा हुई थी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के गांव डूड़ा में। मेरे पिताजी का नाम गुलाब सिंह लोधी और माताजी का नाम बेटी बाई लोधी था। 4 भाई 2 बहनें हम थे, उसमें मैं सबसे छोटी और बहुत छोटी थी। सब मतलब उन सबसे भी बहुत छोटी थी। मैं अपने से बड़े भाई से 10 साल छोटी थी, और सबसे बड़े भाई से 25 साल छोटी थी, बहन से 20 साल छोटी थी। तो मैं एकदम सबको, मेरे बहुत सारे माई बाप लगते थे मुझे, तो मेरे अंदर से बचपना जाता ही नहीं था। तो वो शहर में आ गई मैं, तो कॉलेज में मेरा प्रवचन करवाया गया। फिर उसके बाद तो जो महंत रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे अयोध्या में बुलवा लिया कि हमको राम कथा सुनाइए। अब मैं थी 7-8 साल की, उसी समय अम्मा ने सुन लिया मेरे को दमोह में। बस उसके बाद तो 16 साल की थी तो इंग्लैंड से बुलावा आ गया, जो प्रवासी भारतीय केन्या से भाग करके आए थे, और केन्या से युगांडा से भी युगांडा से ज़्यादा डरा के भगाए गए थे, और केन्या की कल्पना करके कि ये भाई हमारे सामने भी उपस्थित हो सकता है। बहुत सारे ईस्ट अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीय नस्ल के लोगों ने अफ्रीका छोड़ना शुरू कर दिया था। वो सब इंग्लैंड में सेटल हो गए। उन लोगों ने सत्संग करने शुरू किए, तो उन्होंने मुझे बुलाया 77 में। दैट टाइम आई वाज 16। तो मैं सबसे पहले लंदन पहुंची हूँ, और फिर लंदन से पूरी दुनिया में खबर फैल गई। तो मैं 77 से 20 तक 60 देशों में गई हूँ। घर आ जाती थी माँ को मिलने के लिए हर 1-2 महीने के बाद। मैं माँ के बिना नहीं रहती थी 1-2 हफ्ते के लिए, लेकिन 3-4 साल के लिए तो देश बिल्कुल छूट गया। अम्मा नहीं छूटी, राजमाता साहब, अम्मा से मिलते हुए ग्वालियर से निकल जाती थी आप। दीदी, पूरा जो पॉलिटिकल करियर आपका रहा, फिर मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना, फिर एकदम से जो 10 साल का कांग्रेस का रूल था उसको ख़त्म करना, उस वक्त एट योर एज टू डू ऑल ऑफ दिस एट दैट टाइम, एंड देन एकदम से हटा भी देना आपको, क्योंकि आपको हटा दिया गया था फ्रॉम सीएम, फिर आपने पार्टी छोड़ना। अगर
फायर ब्रांड, ये सारे जो क्लीशेज हम कहते हैं, तो आप तो ओरिजिनल थे उसमें। कैसे आप वो पूरा वक्त कैसे देखती हैं अभी? कुछ रिग्रेट्स है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था अडवाणी जी को? आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं बहुत ही साफ सुथरी बात ही कहूँगी। जब मैं राजनीति में लाई गई थी तो भाजपा बन रही थी, तो मुझसे बहुत मेहनत करवाई गई। मतलब 2 सीटों से जो 86 सीटों तक हम आ गए 89 में, वहाँ तक की जो यात्रा थी वो बहुत कठिनाइयों से, बहुत कठिन संघर्षों से भरी थी। अटल जी और अडवाणी जी और राजमाता जी बड़े नेता थे, लेकिन जनता के बीच में जो ज़्यादा डिमांड हो जाती थी वो इसकी हो जाती थी, उसको भेज दो। अगर अडवाणी जी की सभा कैंसिल हो गई तो उमा भारती को या उसको भेज दो, अटल जी की। आपके तो कैसेट्स भी थे, मैंने सुना है। हाँ वो थे। तो बहुत मेहनत बहुत कराई गई। उसके बाद भी बहुत मेहनत कराई गई। जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तब भी, फिर राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद में जब युवा मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, वो पार्टी लगभग डिप्रेशन में जाने लगी, क्योंकि सब लोग हार गए ना। 93 दिसंबर के चुनाव में यूपी हार गए, हिमाचल हार गए, मध्य प्रदेश हार गए। तो उस सब के कारण इतना ज़्यादा मेहनत कराई गई है मेरे से कि मुझे सिर्फ मेहनत याद है अपनी। मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने सुख से रोटी कब खाई, मैं शांति से कब सोई। अब जाके वो समय आया है 2-3 साल से जब मैं ऐसा कुछ कर सकी। इसलिए मेरे लिए कुछ भारी नहीं लगा, क्योंकि वो ग्रोथ इतनी मजबूत ग्राउंड पे हो रही थी और मेरे आसपास के लोग इतने ताकतवर थे कि उनकी शक्ति से मेरी शक्ति बढ़ रही थी। जैसे राजमाता विजयाराजे कोई किस्सा याद है आपको? अम्मा, अब देखिए वो 2.5 साल इमरजेंसी में जेल में रही। मैं तो उस समय भारत से बाहर थी। वो महिला जेल में रही लेकिन समझौता नहीं किया उन्होंने। एक इतने बड़े राज्य की वो राजमाता रहीं, और जब वो राज्य था तब वो महारानी रहीं वहाँ की। भारत का एक सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उसको, सिंधिया वंश। उस महारानी को जेल में पागल स्त्रियों के साथ में रख दिया और वो 2.5 साल वहाँ रही, माफ़ी नहीं मांगी, समझौता नहीं किया उन्होंने। मैं कितने मजबूत व्यक्ति के साथ थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति जिसको सारे पॉलिटिकल पार्टियां मानती थी, वो जेल में रहे, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी जेल के अंदर। उसके बाद में भी वो समझौता नहीं कर रहे थे, आनंद में थे। दादा अडवाणी जी, जिनको मैं दादा कहती हूँ, इतनी शांति से उन्हें जेल में समय काटा। और मेरा भाग्य देखिए कि मैं इन तीनों की लाडली प्यारी, इनकी बिल्कुल मतलब आंखों का तारा थी, और ये मुझे इनकी ताकत से मुझे ताकत मिल रही थी। आपको कोई किस्सा याद है? जो रिग्रेट की बात आपने कही, कोई रिग्रेट है? मेरे को जो बात लगती है कि जब मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी जी, तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मैं अपने मन के व्यक्ति को बनाना चाहती थी। और उसका कारण था कि मुझे पता था कि वो मेरे मन से जिसका मैं नाम ले रही हूँ वही उस स्टेट को वैसा चलाएगा जैसा कि मैं चलाना चाहती थी। उनके मन में भी 2-3 नाम थे। उसको लेके जो द्वंद्व हुआ, उस द्वंद्व में मैं फंस गई, क्योंकि अटल जी अडवाणी जी जो थे, वो अम्मा तो तब रही नहीं थी, वो मेरी बात का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन मैंने ही ऐसे हालात बना दिए कि उनको भी मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई। मुझे उनको तकलीफ पहुंचाने की तकलीफ है, अटल जी और अडवाणी जी को। बाकी मुझे किसी चीज़ की तकलीफ वो नहीं होती है। रिग्रेट इसकी होती है कि मैंने उनको हर्ट किया, और हर्ट इस पर नहीं किया जो मैंने अडवाणी जी को लौट के बोला उस समय पे, जो पूरा मीडिया पे लाइव हो गया कि आप कहीं पर भी आके चुनाव लड़ लीजिए मध्य प्रदेश में। नहीं, ऐसे नहीं कहा, नहीं कहा था? आप उसको देखिएगा। नहीं, इस तरह से मैं दादा को कभी चुनौती दे ही नहीं सकती थी। नहीं, क्या आपने चुनौती नहीं दी थी? नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा ना। आप देखिए ना वीडियो को। अच्छा। क्या जरूरत है उसको रिपीट करवा के? क्यों आप अपना समय खराब करेंगे अपने चैनल का? ठीक है। देखिए, मैंने तो जो बात कही थी वो दूसरी ही थी। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के बारे में कहा था मैंने, और साथ में मैं ये ध्यान रख रही थी कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें कमिटेड बीजेपी का वर्कर भी है। और आज अगर इस चीज़ का मैंने लौट के जवाब नहीं दिया तो ये करोड़ों लोग लेट डाउन फील करेंगे। इसलिए मैं कुछ कहते ही बाहर निकल गई दादा को, जैसे मैं अकेले कमरे में भी उनको कुछ बोल सकती थी। आई हैड द राइट ना, दे गेव मी दिस प्रिविलेज कि उनको कभी भी कुछ भी कह सकती हूँ। तो मुझे उसका रिग्रेट बिल्कुल नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ उस बोले जाने का। नो, आई डोंट रिग्रेट दैट। मेरे को ये लगता है कि मैं जाल में फंस क्यों गई, वो रिग्रेट है। वो रिग्रेट रहता। और जाल ऐसा था जैसे क्योंकि मैं उस समय पता है कैसी थी, जैसे मोगली को आप जंगल से पकड़ के लाएं और चीफ मिनिस्टर बना दें। आपने मोगली का कैरेक्टर पढ़ा होगा, तो बेचारा उसकी समझ में आएगा नहीं। हाँ, उछलता रहेगा और काम करता रहेगा, लेकिन चालाकी, धूर्तता, कपट, साजिश, ये उसको। ये जाल किसने बिछाया था? ये सब क्यों बताना, इस सब की क्या जरूरत है? क्योंकि नहीं, उसमें से अधिकतर लोग दुनिया में है नहीं। थोड़ा तो एक ये रिग्रेट रहेगा आपके पास? मुझे रिग्रेट ये रहेगा कि मैंने, हाँ, आई रियली, कि वो उस बात का नहीं है जो मैंने अडवाणी जी को बोला है लाइव जी,
उसका तो आडवाणी जी को भी दुख नहीं हुआ कभी, क्योंकि वो बात इतनी सैद्धांतिक बोल रही थी, उसमें कुछ पर्सनल था ही नहीं था, जैसे आपको लग रहा किस है। बात का दुख हुआ फिर? मुझे इसका हुआ कि उसके बाद जो मेरी अकेले उनसे बात होती थी उसमें मैं उनको बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। जब अकेले 1 to 1 बात होती थी उसके बाद दे वांटेड मी टू अनडू इट, और उसमें मैं जो जिस तरह से, क्योंकि वो चाहते थे मैं बीजेपी से बाहर ना हूँ और एक नोटिस मुझे मिला है और मैं ठीक से उसका जवाब दे दूँ बस। उसमें मेरी जो उनसे 1 to 1 बातचीत हुई है उसमें मैंने जो उनको तकलीफ पहुंचाई है, उस तकलीफ के लिए तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे अटल जी कब मिलेंगे और मैं उनको कब कहूँगी कि बाबू जी आई एम सॉरी। आडवाणी जी को सॉरी बोल चुकी हैं? आज कभी मिलने जाती हैं उनसे? खूब, मैं खूब मिलने गया। अब वो अस्वस्थ रहते हैं जी। और अब बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ, लेकिन उनको मैं जब भी मिली मैंने उनको हमेशा कहा कि दादा उस दिन जो मैंने आपको बोला था ना वो तो रिग्रेट के युग नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो मेरा बिहेवियर आपके साथ था, आप कितने बड़े दिल के हो कि आप मुझे टॉलरेट कर लेते थे, और आडवाणी जी ही इतना बेकरार थे कि मुझे बीजेपी में वापस कैसे ले लिया जाए। इसलिए जब नितिन गडकरी जी ने बोला तो आडवाणी जी सबको समझाने में लगे थे, आ जाने दो, मैं गारंटी लेता हूँ वो वैसी नहीं रह गई है। हमने नितिन गडकरी, जो मेरा पहला पॉडकास्ट था वो नितिन गडकरी जी के साथ था, उन्होंने बताया था हमें, ये एक किस्सा बताया था जो आप बता रहे हैं मुझे। उमा जी, थोड़ा और पहले लेके जाना चाहूँगी आपको। आपने अटल बिहारी जी की बात की, आपने आडवाणी जी की बात की, दोनों ने जो बाबरी का पूरा जो इंसिडेंट हुआ था उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि नहीं होना चाहिए था, आपने कभी नहीं मांगी, उस पर कोई रिग्रेट नहीं है? माफ़ी मांगने पे क्यों रिग्रेट होगा साहब, मुझे तो गर्व है कि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की हूँ। मुझे गर्व है कि ढांचा अगर नहीं गिरता तो खुदाई हो ही नहीं सकती थी, पुरातत्व विभाग की इतनी औकात थी ही नहीं। गिरा दें वो मथुरा का ढांचा, क्योंकि नीचे मंदिर के सबूत हैं, गिरा दें वो काशी का ढांचा, कहाँ गिरा पा रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उन कारसेवकों ने परवाह ही नहीं की, पता नहीं कौन लोग थे, मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ, जो उस ढांचे के ऊपर पहुँच गए और सुबह से शाम के बीच में वो ढांचा ही गायब हो गया, ईंटें ही गायब हो गई। बाबा देवराह बाबा कहा करते थे अशोक जी सिंघल को, अशोक जी से मैं कभी कभी कहती थी कि भैया कैसे होगा ये, तो कहते थे कि देवराह बाबा कह गए बच्चा एक एक ईंट उठा के लोग ले जाएंगे, वही हुआ। कोई रिग्रेट्स नहीं है, नो रिग्रेट्स अबाउट। कैसे रिग्रेट होगा, कैसी बात नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ क्योंकि गर्व की बात में रिग्रेट होगा, गर्व का तो ठीक अपोजिट है रिग्रेट, तो वो कैसे हो सकता है, उसका तो कोई मेल ही नहीं, वो तो डिफरेंट केमिकल का वर्ड है। इसलिए मैं तो, अगर मेरे जीवन में एक ही काम मैंने अगर किया होता और वही होता तो मैं कहती कि मेरा तो जीवन इसी में धन्य हो गया था कि मैंने ऐसा किया था, कि मैं उस पूरे आंदोलन में भागीदारी की थी और एक प्रामाणिक भागीदारी की थी, प्रामाणिक भागीदारी, उसका कोई एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं युवा मोर्चे की बहुत बड़ी नेता थी, मैं बीजेपी की सेकंड टर्म की बहुत ज़्यादा वोटों से जीती हुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं था, मैंने कोई शिष्य नहीं बनाए, कोई एनजीओ नहीं बनाया, क्विटेड है, कोर्ट ने भी आप लोग को क्लियर बाइज्जत बरी हुए हैं आप उस केस में, कंप्लीट एक्विटल है। अरे एक होता है आत्मा की अदालत और एक होती है कानून की अदालत। तो कानून की अदालत में हम टेक्निकली बरी हुए, हम अपनी आत्मा की अदालत में तो कभी अपराधी थे ही नहीं, हमें तो गर्व था कि हम हिंदू हैं और हमने राम जन्मभूमि में आंदोलन में काम किया है, तो हम अपनी आत्मा की अदालत में तो कभी गुनहगार थे ही नहीं। जैसे वो पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके जो पहले जो दिन गए, आपको कोई किस्सा याद है कि एक मतलब एक ऐसा मोमेंट आता है कि लगता है कि ये वो मोमेंट है कि पूरी सब कुछ टर्न हो गया उस मोमेंट में? दो बातें हैं। एक तो मुझे उस समय की आडवाणी जी की एक बात बहुत याद रहती है, आज मैं आडवाणी जी और अटल जी की बात बताऊंगी आपको। बताइए। अयोध्या के बारे में उन्होंने बाहर कुछ भी कहा हो, लेकिन अंत में अटल जी के मुंह से पार्लियामेंट में वो निकल चुका था जो अंदर था। और जब किसी ने कहा नाउ द कैट इज़ आउट ऑफ बैग, अपोजिशन से कोई चिल्लाया था, जब लोगों से कहा कि लोगों ने कहा कि आप राम मंदिर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिस दिन हमारा मेजोरिटी होगा हम उस दिन वो भी करेंगे। अटल जी ने एक बार मुझे बिल्कुल अकेले में कहा, जब वो प्रधानमंत्री थे और मैं उनकी मिनिस्टर थी, वो बहुत पावरफुल मिनिस्टर थी, मैं कोल और माइन की मिनिस्टर थी, और उसमें कोल और माइन को बहुत पावरफुल पोर्टफोलियो माना जाता था उस समय पर। तो उन्होंने मेरे को कहा उमा, हमेशा मेरे मन पर बोझ रहता है कि मैं राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण में ठीक से योगदान नहीं दे पाया हूँ क्या। तो मैंने उनको कहा कि आप अभी भी प्रयास करेंगे तो रास्ता निकल आएगा, क्योंकि बोले कोलिजन पॉलिटिक्स है, इसमें सब साथ नहीं देते हैं। तो मैं दूसरे, तो मैंने कहा बाप जी आपने बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, अन्य काम आपके बहुत अच्छे हो गए हैं, पोखरण का विस्फोट हो गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन गई है, और जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर बना, आपने कितने अच्छे काम कर दिए देश के विकास की दृष्टि से। अब ये काम तो तभी हो पाएगा जबकि हमारी अपनी सिंगल मेजॉरिटी होगी, अब वो नहीं है,
तो आप मन पे बोझ मत रखिए। ये उनकी अकेले की बात, उनके मन पे बोझ था कि राम मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका वो नहीं हो पाई जो वो सोच रहे थे। अब दूसरी बात मैं अडवाणी जी की आपको सुनाती हूँ। हम मादा टीला जेल में थे 1 महीने के लिए। 6 दिसंबर की घटना के बाद हमको एक ही जगह पर रखा गया था, एक रेस्ट हाउस को जेल का दर्जा दिया गया था। ललितपुर जिले में एक बांध है, उसका नाम माता टीला बांध है। उस बांध का जो रेस्ट हाउस है उसको जेल का दर्जा देकर वहाँ रखा गया था। मेरा और अडवाणी जी का कमरा बिल्कुल लगा हुआ था, क्योंकि 6 लोग उसमें थे और कमरे 3 थे, तो बीच में पार्टीशन किया गया था। तो मेरा कमरा और अडवाणी जी के कमरे में सिर्फ पार्टीशन था। तो मैं अधिकतर उनके पास बैठी रहती थी, उनसे कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा कुछ बोलती रहती थी और वो बहुत आनंद लेते थे सब लोग मेरी बातों का। उसमें जोशी जी थे, विष्णुहरी डालमिया जी थे, अशोक जी सिंघल जी थे। तो एक दिन मैंने कहा दादा, क्योंकि मुझे वहाँ पर जेल अथॉरिटी ने कहा कि ये 20 मिनट के लिए बाहर घूमने निकलते हैं, और जब ये निकलते हैं तो उस सुबह निकलते हैं, तो हमने सुना है कि बहुत सारे सुसाइड जो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं, हमला करके सुसाइड करते हैं जो, अच्छा, हाँ, सुसाइड बॉम्बर या सुसाइड बॉम्बर, जी जी, वो आए हुए हैं, सब तरफ हैं वो। और वो अचानक कुछ दूर से, हम तो वैसे बोले पेड़ों पर हम सिक्योरिटी लगाए हुए हैं, कोई टेलीस्कोप राइफल से, बहुत दूर की किसी राइफल से मार ना दें, तो इनको कहिए कि अंधेरे में टहले रात को, हम लाइट बंद कर देंगे। अब देखो, अब कौन बैठा है, मैं, सामने कौन बैठे हैं, अडवाणी जी। मैं अकेले में उनको कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मेरे द्वारा आपको एक कन्वे करना चाहते हैं कि आप रात में टहलिए तो लाइट बंद कर देंगे, और आप सुबह सुबह टहलते हैं तो दिखते हैं सब तरफ। अब देखो साहब, अब ये वहाँ पत्रकार नहीं है ना, वहाँ मीडिया नहीं है ना, वहाँ पार्लियामेंट नहीं है, वो पब्लिक मीटिंग नहीं है, एक बेटी है जो बाप से कह रही है, तो वो क्या कहते हैं मुझे, मेरी नज़र में तो मसीहा थे और मसीहा बन गए। वो मुझे कहने लगे, उमा अगर मैं यहाँ मर गया तो बिना किसी प्रयास के एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, अगर मैं शहीद हो गया तो। अभी अकेले में बोल रहे हैं वो मुझे, वहाँ कोई नहीं है। तो देखिए, अटल जी की भी मैंने अकेले की बात बता दी, और मैंने अडवाणी जी की भी अकेले की बात बता दी। अकेले में हमारी ऐसी बातें होती थी। इसी तरह से अम्मा थी, अम्मा जब अकेले में बात करती थी तो इतने बड़े वंश की वो राजमाता थी, महारानी थी, सिंधिया वंश की। हम केरल में साथ गए, तो मेरी आदत थी मैं हाथ से नहीं खा पाती थी, तो जो केरल में त्रिवेंद्रम का जो राजघराना था, उन्होंने हमको लंच पे बुलाया, तो हम अम्मा के पल्लू से ही बंधे रहते थे। विजय राजे सिंधिया के साथ आप बैठी थी? मैं अम्मा, सॉरी मेरे मुंह से अम्मा निकल रहा है, विजय नहीं नहीं नहीं, हमें बस हमारे जो सो वी वर हैविंग लंच विद त्रिवेंद्रम के जो राजघराना जी जी जी। तो मैं बिना चम्मच के नहीं खा पाती हूँ, तो उनने केले के पत्ते पे खाना परसा, अब मैं मेरे से गिर जाए हाथ से, तो मैंने कहा चम्मच मिलेगी क्या? तो अम्मा ने मुझे धीरे से ऐसे कहा, अम्मा यार बिना चम्मच के भी खा लो। वो इतनी सिंपल महिला थी, मैं आपको बताऊं, कई एक तो बात बात पे उनके आंसू आ जाते थे, तो वो रुमाल नहीं ढूंढती थी, वो आंचल से यहाँ से पोंछने लग जाती थी। इतनी मतलब इतनी सुंदर थी वो, उनकी सुंदरता तो ऐसी थी कि वो एक प्रकार से संगमरमर की बनी हुई थी। मैंने वीनस देखी थी मूर्ति उसकी फ्रांस के म्यूजियम में, वैसी थी अम्मा साड़ी पहने हुए। तो इसलिए इतनी सुंदर नाजुक महिला, और वो अपने आंसू पोंछ रही है अपनी साड़ी के आंचल से। अब हाथों से खा लेती है, अभी भी चम्मच जरूरत होता है आपको? मैं कोशिश, मतलब वो पता नहीं क्यों है, आई एम सो सॉरी। मेरे से क्यों सॉरी कह रहे हैं आप? मतलब निकल गया मुंह से मेरे। हाँ, अभी भी चम्मच चाहिए? हाँ, मुझे दिक्कत होती थोड़ी सी। चलो, खाने में मेरी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है खाने में। क्यों? मेरे को ना बहुत दिनों तक हाथ से खिलाया गया, दूसरे के हाथ से। अच्छा, मैंने अपने हाथ से नहीं खाया। आप तो बड़ी पैम्पर्ड थी जब। हाँ, जब मैं प्रवचन करने लगी, हाँ, तो मेरे जो फॉलोअर्स थे, मैंने डिसाइबल तो किसी को बनाया, तो अपने हाथ से खिलाते थे मुझे। अच्छा, तो फिर? और वो खिलाने को बहुत भाग्य मानते थे अपना, तो भीड़ सी लगती थी कि एक निवाला हम खिलाएंगे, तो मुझे हाथ से खाने की मतलब अभ्यास नहीं बन पाया। अभी भी मुझे दिक्कत आती है, तो रोटी अलग खाऊंगी, सब्जी अलग खाऊंगी। उमा जी, जब, क्योंकि आप जैसे जो ओरिजिनल टीम थी राम मंदिर की, जिसने ये ड्रीम देखी थी, इन्विजन किया था, जब कोर्ट का ऑर्डर आया तब कुछ लगा या मतलब कुछ नहीं लगा? क्या फीलिंग थी आपकी? कौन से 2-3 ऑर्डर आए ना? जब कोर्ट ने बोला कि राम मंदिर बन जाएगा, जो फाइनल ऑर्डर आया, कर्फ्यू लग गया था अयोध्या में, सब। अगर ये विश्वास हमारे मन में नहीं होता कि इस आंदोलन के अंत में राम मंदिर बनना ही है, तो हम आंदोलन में भागीदारी कर नहीं सकते थे। आपके अंदर अगर कन्विक्शन नहीं है ना, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो हमारे अंदर ये कन्विक्शन था कि राम मंदिर बन के रहेगा। हो सकता है हमारे मरने के बाद बने या हमारे मर जाने से बने। जो इस हद तक सोचे हुए बैठा हो
कि हो सकता है कि हमारे मर जाने से बने, लेकिन बनेगा जरूर। पर आपने अपने टाइम में देखा है? हाँ देखा मैंने, मैं तो बैठी मतलब हुई थी ऐसा वहाँ। कुछ नहीं हुआ कि बहुत खुशी हुई, पर आपका एक कन्विक्शन था? नहीं, खुशी मुझे दूसरी बात की, कोर्ट के ऑर्डर से खुशी नहीं होना ऐसी बात नहीं है, मुझे दूसरी बात लगी। वेटिकन सिटी और मक्का मदीना कोर्ट के ऑर्डर से धार्मिक स्थान नहीं है, मान्यताओं से है। ये पहला दुनिया का धार्मिक स्थान है जो मान्यता से और कोर्ट के ऑर्डर से धार्मिक स्थान है। ये बहुत अद्भुत बात है। इस पर संविधान और कानून की मोहर लगी हुई है कि रामलला की जन्मभूमि है। ये बहुत बड़ी बात है जो किसी धार्मिक स्थान पे नहीं है, ये बड़ी विशेषता थी। और कोर्ट का ऑर्डर अद्भुत था। और उससे मैं बताऊं जो बहुत बड़ी बात थी वो थी पूरे देशवासियों का एकजुटता से उसको सुनना, उस निर्णय को। पूरी दुनिया सोच रही थी कि हम सब लड़ने झगड़ने वाले समाज हैं, हम जाति के नाम पे लड़ते हैं, हम जेंडर के नाम पे लड़ते हैं, हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं। हम एक ऐसे देश के रूप में बाहर हमारा प्रोजेक्शन हुआ। वो प्रोजेक्शन कुछ दिन खत्म हुआ जब अयोध्या का फैसला आ रहा था और देशवासी शांति से सुन रहे थे। तो इतनी ऊंची छवि हुई देश की, इसलिए मैं इस देश के सभी हिंदू मुस्लिमों का भी आज सैल्यूट करूंगी कि कितनी शांति से उस फैसले को सुना गया था। आपने देश की छवि को कितना ऊंचा उठाया था उस दिन। उमा जी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई फरवरी में 24 में, तो थोड़ा उस पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट था। कोई कह रहे थे बहुत जल्दी हो गया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, थोड़ा पूरा मंदिर बन जाता तब करना चाहिए था। आपका क्या व्यू था उस पर? राम जन्मभूमि के पूरे आंदोलन को ही पॉलिटिकल तो नेहरू जी ने कर दिया। जब रामलला प्रकट हुए 1949 में और एक मुस्लिम सिपाही ड्यूटी पे था और राम जन्म, वो क्या बोलते हैं, रामनवमी थी उस दिन जी। तो लोग भजन कीर्तन गा रहे थे बाहर। अचानक उस सिपाही का जो बयान दर्ज है कि उसने कहा कि अचानक बहुत जोर की रोशनी हुई और मेरी आंख खुली तो यहाँ रामलला विराजमान थे। तो उस समय पर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो वो घबरा गए कि वहाँ पर कैसे रामलला प्रकट हो गए, हटाओ उस मूर्ति को, ऐसी बात होने लगी। तो उस समय उनको समझाया गया कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, हिंदू का वोट आपका ख़त्म हो जाएगा और रामलला बने रहे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स वहीं शुरू की नेहरू जी ने, ताला लगवा दिया कि पुजारी आएगा, पूजा करेगा, ताला लगा के चला जाएगा। बाहर लोग कैद में रामलला को देखते रहेंगे, तो मुसलमान ताला देख के खुश हो जाएंगे, हिंदू रामलला को देख के खुश हो जाएंगे। ये जो हिंदू मुस्लिम की राम मंदिर को लेकर के जो डिविजिव पॉलिटिक्स है वो तो नेहरू जी ने शुरू की है। इसलिए अब तो उसको देखा ही जाएगा, उसमें कोई भी काम होगा तो चूंकि पहला चश्मा ही नेहरू जी ने देशवासियों को लगा दिया कि इसको पॉलिटिक्स से देखो, इसलिए ऐसा देखा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो मुहूर्त है उसमें हुआ है। आप किस नज़रिए से देखती हैं? क्या प्राण प्रतिष्ठा अपने टाइम पर हुई? हाँ, बढ़िया मुझे तो सब कुछ ठीक ही लगता है, रामलला का सब कुछ अच्छा ही लगता है। उस दिन जिस दिन मतलब राम मंदिर का वो हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, कितना सुंदर तो मौसम था, कितनी प्यारी धूप निकली थी, सब शुभ शगुन हो रहे थे सब तरफ से, किस तरह से पूरे लोग बैठे हुए थे, वो तो अद्भुत था। इसलिए मुझे तो कहीं लगता ही नहीं है कि कोई भगवान का नाम लेने के लिए वैसे कोई घड़ी मुहूर्त होते ही नहीं है। आपको मौका मिला और आप कर दीजिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ। उमा जी, आपने भी इसका मेंशन किया क्योंकि अब एक धारा है जो बहुत लोग कह रहे हैं कि अयोध्या एक झांकी, अब काशी मथुरा बाकी। मानती हैं इसे? हाँ, मैंने ये बात 91 में जब क्या पूजा स्थली विधेयक आया था पार्लियामेंट में, तो अडवाणी जी ने कहा था कि इस विधेयक पे उमा भारती डिबेट को ओपन करेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मैं तो पार्लियामेंट में गया, रिकॉर्ड में, और उसमें मैंने जो कहा है वो आज तक कायम है ना, क्योंकि रिकॉर्ड में है। मैंने कहा कि देखिए, आप अयोध्या को बाहर कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मान रहे हैं, हम इसको डिस्प्यूटेड नहीं मान रहे हैं क्योंकि वहाँ हिंदू और मुसलमान का डिस्प्यूट नहीं है। इसलिए क्योंकि बाबर कोई पैगंबर नहीं थे, बाबर एक इन्वेडर थे और राम इस देश की पहचान है। इसलिए आस्थाओं का टकराव नहीं है, क्योंकि राम और बाबर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। खुदा से हो सकता है, मतलब मक्का मदीना और राम जन्मभूमि का कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन बाबर और राम का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपने उसको डिस्प्यूटेड माना और दो को आपने कह दिया कि मतलब इस एक के अलावा बाकी सब 1947 पहले की स्थिति में रहेंगे। तो मैंने ही तो बात सबसे पहले कही पार्लियामेंट में, जिसमें एक दिन के लिए पार्लियामेंट एडजर्न ही हो गई और पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी रही उस समय पे। मैंने यही कहा कि आप अयोध्या के साथ मथुरा और काशी को भी बाहर कर दीजिए और इन पर भी मंदिर बनाने का रास्ता निकलने दीजिए हिंदू और मुसलमान की आपस की सहमति से, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सुख से रहेंगी। उनको सुख से रहने के लिए आप अभी से बीज बो दीजिए, नहीं तो इस स्ट्रक्चर को देख करके तनाव बना रहेगा।
और ये तनाव मत रहने दीजिए, आने वाली पीढ़ियों को सुख से जीने का रास्ता निकाल दीजिए। आज ही इस दोनों दोनों स्ट्रक्चर को बाहर कर दीजिए अयोध्या के साथ। पर उमा जी, इसका संविधान कैसे निकलना चाहिए? लीगली कोर्ट के थ्रू निकलना चाहिए? क्योंकि आजकल तो संभल एक एग्जाम्पल है, हर जगह छोटे मोटे कहीं पर मतलब जो क्लैशेस हो रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा विवाद हो गया है, कोर्ट पे भी गया है, कोर्ट ने भी रोक लगाई है। एक समुदाय को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था शाहबानो का जी पार्लियामेंट में। सही कह रहे हैं। तो इसलिए कई बार ऐसी बातें होती हैं कि माननीय कोर्ट का पूरा सम्मान रखते हुए भी आप फैसले ले सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सबको साथ देना चाहिए। मैं आज भी कहूँगी कि वो कृष्ण जन्मभूमि है, उसके पूरे सबूत वहाँ मौजूद हैं। मथुरा में काशी में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके पीछे जो मूर्तियाँ आज भी हैं, कोई नेत्रहीन व्यक्ति भी हाथ फेरेगा तो कहेगा कि ये मंदिर है। तो जब सब कुछ सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और मुसलमानों को पता है कि जो मुसलसल ईमान रखने वाला मुसलमान है वो दूसरे के धार्मिक स्थान को तोड़ करके बनाए गए स्थान पे नमाज पढ़ ही नहीं सकता, वो नमाज जायज़ नहीं होती, नाजायज़ होती है। तो जब ये तय है कि वो उनका धार्मिक स्थान है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को विल दिखानी चाहिए इस तो नहीं, इसमें फैसला कहीं भी किया जा सकता है। मैं अगर आप मुझको पूछें तो मैं शुरू से कह रही हूँ कि क्यों नहीं हम इसको पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर कर दें और दोनों समुदाय के साधु संत मिलकर फैसला कर लें। तो फिर यहीं तक सीमित रहे। और अयोध्या, ये 3 स्थान रामकृष्ण और शिव के स्थान हैं जी, और ये तीनों हिंदुओं के आराध्य हैं। ये बात मुस्लिम समाज भी जानता है। तो काहे को वो नेताओं के पच्चर में फंस रहा है? नेताओं के, मुस्लिम समाज के लोग नेताओं के पच्चर में फंस रहे हैं, मैं आपको बताऊं। पर उमा दीदी, यहाँ पर फिर तय हो जाएगी बात, क्योंकि फिर एक संभल आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा। वो देखो, मैंने 91 में जो कहा था ना, वही सही था कि अगर आपने ये दोनों बाहर नहीं किए तो फिर समस्याएं जो है ना, वो उसका मुंह सुरसा की तरह खुलेगा फिर, और जब खुलेगा तो ऐसे बहुत सारे 6 दिसंबर होंगे फिर। इसलिए आप कृपा करके इनको बाहर कर दीजिए। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गई, तब 6 दिसंबर हुआ नहीं था, उसके बाद हुआ है फिर जी। तब तक स्ट्रक्चर खड़ा था। तो मैंने कहा था ऐसी मतलब बातें होती रहेंगी जिससे कि हिंदू और मुसलमानों के जो लड़के लड़कियां हैं वो सुख से आगे का जीवन नहीं जी पाएंगे। आने वाली युवा पीढ़ियों को शांति और सौहार्द की धरोहर दे दीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किलें आएंगी। तो आ रही हैं। उमा जी, आपको लग रहा है ये मुश्किलें आ रही हैं? अगर देखें जैसे कांवड़ यात्रा हुई, उसके ऊपर इतना जो फ्रिक्शन हमने देखा, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं कभी कभी बहुत इस बात से थोड़ा सा दुखी होती हैं जो देखते हैं। मैं मोदी जी के लिए दुखी होती हूँ, क्योंकि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने साहब, उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो आप लोगों ने बहुत मजाक बनाया था उनका, मीडिया वालों ने पहले शुरू में उनको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की थी। गोधरा के कारण जीते, ये हुआ वो हुआ। अंत में वो गुजरात को विकास के एजेंडे पर लाए और खुद आप लोगों ने उनको अवार्ड दिए विकास के कारण। उसी एजेंडे पर वो देश को लाए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का हिंदू हो या सब हिंदू मुसलमान आपस में धर्म के लिए क्यों लड़ते हैं? अरे रोटी के लिए लड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो। वो विकास का एजेंडा लेकर, आपको पता है भारत में पहला चुनाव हुआ है जो विकास के एजेंडा पे हुआ है, नहीं तो इसके पहले हमेशा धर्मनिरपेक्षता और ये और इन सब बातों पर होता था। तो उस दृष्टि से जब मैं ये सब देखती हूँ ना, तो मुझे भी लगता है कि हम तो मोदी जी के साथ ही हम कदम नहीं हो पा रहे हैं। हम वी आर नॉट एबल टू कीप पेस विद हिम। तो क्योंकि अगर हम कह सकते हैं देयर इज़ नो हिंदू मुस्लिम, बट देयर इज़, अभी जैसे जो पूरा लास्ट 1 मंथ गया है, कांवड़ यात्रा का गया है, हमने देखा है, क्योंकि जो फ्रिक्शन हुआ है वो हुआ है। आपको लग रहा है कि एक डिविजिवनेस आ गई है समाज में? जब भारत का बंटवारा हुआ है ना जी, तो इसका आधार धर्म था जी। तब नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, मैं भी पैदा नहीं हुई थी जब, ना मोदी जी पैदा हुए थे, तब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। लेकिन भारत में जो मुसलमान रह गया था वो जा सकता था पाकिस्तान, लेकिन गया नहीं। उसको लगा मैं हिंदू के साथ ठीक हूँ। तो शुरू में वातावरण बहुत अच्छा था, सौहार्द का वातावरण था। धीरे धीरे एक थोक वोट बैंक की लालच में जो राजनीति बढ़ाई गई, उसका परिणाम अब इस स्थिति में आ गया है, क्योंकि अब एकजुट होकर के लोग मोदी जी के साथ होने लगे हैं और तीसरी बार भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। मतलब 14, 19 और 24 और हम अगर 29 और पार कर गए, जो मुझे विश्वास है कि हम पार करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से पास करने वाले हैं, तो फिर तो अपोजिशन को फिर से उठना पड़ेगा, कोई नई अपोजिशन को पैदा होना पड़ेगा जिसमें 10, 15, 20 साल लग जाएंगे।
इस सब से चिढ़ कर के, जल कर के ये सब चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। अन्यथा इस देश के मुसलमान को केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ वैसा ही मिल रहा है जैसा कि हिंदुओं को मिल रहा है। तो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, ये कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो वोट बैंक हमारे पास वापस लौटे। राम मंदिर तो बन गया उमा जी, क्या राम राज्य आ गया है? राम मंदिर एक अलग बात थी, वो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मसला था। अगर आप मुझसे पूछें तो राम तो कण कण में व्याप्त थे, तो हम उस जगह के लिए क्यों आग्रह कर रहे थे? उसका कारण तो बात कुछ और थी कि वहाँ का मंदिर तोड़ा ही क्यों, क्योंकि अयोध्या में तो बहुत मैदान था, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद कहीं और भी बन सकती थी, तो वहीं क्यों बनाई? वो इबादत के लिए नहीं बनाई ना, हमारी बेइज्जती के लिए बनाई, तो हमने अपनी इज्जत वापस ले ली। असली चीज़ तो अब राम राज्य है। वह उसके लिए मुझे लगता है कि गांधी जी के बाद, गांधी जी की जो हत्या हुई है, एक बहुत बड़े सपने की हत्या हुई है। देश में राम राज्य लाने का जो सपना था गांधी जी का, और उसके बाद में जिस तरह से उनकी विचारधारा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, गांधी का नाम का पूरा उपयोग किया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, लेकिन गांधी जी की सोच को बिल्कुल नष्ट ही कर दिया। उस सोच की पुनर्वापसी हुई है, बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से हुई, वो मोदी जी ने की, जिसमें उन्हें स्वावलंबी होने के लिए कहा, महिलाओं को स्वावलंबी होने के लिए कहा, उनके लिए रास्ते निकाले। तो इसलिए राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य को लाने में वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अब आप कहेंगी क्यों? क्योंकि जो इतने जल्दी जल्दी चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत, कि हम टिक ही नहीं पाते हैं, और एक बेचैनी होती है जीतने की, चुनाव को उद्विग्नता होती है, नहीं तो आप अपने एजेंडा पे काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारा कोई, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, मोदी जी का कोई स्वार्थ नहीं प्रधानमंत्री बने रहने का। वो आदमी इस उम्र में इतना मेहनत कर रहा है, योगी रात दिन मेहनत करते हैं, मोहन यादव करते हैं, शिवराज जी करते थे, मैं करती हूँ। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो अपनी सत्ता की भूख में नहीं कर रहे, हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। पानी पीने तो जो बीच बीच में चुनाव आ जाते हैं ना, ये स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं विकास में। इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का जरा हो जाए ना, तो विकास बहुत तेजी पकड़ेगा। मतलब राम राज्य की ओर हम बहुत तेजी से जाएंगे। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक सांस्कृतिक कल्पना नहीं, ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। जैसे आप प्रीति चौधरी और मैं उमा भारती हूँ, इसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू स्टेट नहीं है, हिंदू राज्य नहीं है। यहाँ हिंदू धर्म के आधार पर राज्य की व्यवस्था नहीं चल रही, जैसे कि पाकिस्तान में चल रही है, अन्य देशों में चल रही है। वो इस्लामिक स्टेट कहलाते हैं। हम हिंदू स्टेट नहीं, हम हिंदू नेशन हैं, और इसमें सब हिंदू हैं, ओरिजिनली सब हिंदू हैं। आप मुझे बताइए कि भारत में तो आबादी 5000 साल पहले भी थी, तब तो इस्लाम नहीं था, तब तो ईसाइयत नहीं थी, तो ओरिजिनली कौन थे? सब वही तो थे जो हम आज। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहलाता कि हम हिंदू स्टेट हैं या हिंदू राष्ट्र हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होना चाहिए। नहीं, हर बात लिखी हुई है जरूरी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो आज़ादी के बाद भारत को, भारत की व्यवस्थाओं को संरक्षण देने के लिए, भारत में लोकतंत्र को संरक्षण देने के लिए बना है। लेकिन भारत कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से चल रहा है, और भारत जिस सांस्कृतिक अधिष्ठान पर चल रहा है उसी का नाम हिंदू धर्म है। उमा जी, आप उस टाइम पर एक वुमन लीडर, एक महिला के तौर से एक पॉलिटिकल लीडर आई जब बहुत कम थे। आप जैसी एक, मतलब मैंने जितनी भी रिसर्च की है, आई एम अमेज्ड टू सी योर ग्रोथ, आई एम अमेज्ड टू सी योर ट्रैजेक्टरी एंड अमेज्ड टू सी कि आपने अपने आप को कैसे कैरी किया। क्या आपने उसका एक प्राइस पे किया है? क्योंकि नहीं, मुझे तो हमेशा अवार्ड मिले हैं, महिला होने का अवार्ड। महिला होने के कारण मतलब मुझे प्रिविलेज बहुत हुए। देखो, बैठने का प्रिविलेज, सम्मान का प्रिविलेज, स्थान का प्रिविलेज। उमा है, अच्छा महिलाएं बहुत कम हैं, मंत्री बनाओ, आप समझ गए ना, ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। नहीं, मुझे तो हो सकता है दूसरी पार्टियों में दिक्कत आती हो महिला होने की, मेरी पार्टी में तो महिला नेता होना एक प्रिविलेज हो जाता है, और संरक्षण और सम्मान थोड़ा भाई लोगों से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। मतलब जितना उनको मिलता है भाई लोगों को, उससे ज़्यादा हम लोगों को मिलता है। मुझे दिक्कतें आई हैं, क्योंकि जो आपकी इमेज थी दीदी, वो थी एक मुंहफट, टू से इट फॉर व्हाट इट इज़। उस टाइम पर स्पेशली महिलाओं नेता को ऐसा नहीं देखा जाता था। आज तभी भी एक दो होती है, उनके पीछे भी लोग पड़ जाते हैं।
आपकी बहुत अलग इमेज थी, क्या उसका आपको कोई प्राइस पे करना पड़ा या नहीं? क्या उसमें तो मीडिया ही नीचे, मतलब मीडिया की ही इमेज खराब हो गई। क्योंकि जब मेरे को चुनाव में लड़ती थी तो मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें निकाली जाती थी, खास करके अंग्रेजी पेपरों में। और कैसी बात है? कुछ भी, कि हार रही हैं और मैं जीत जाती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, कहाँ दिग्विजय सिंह और कहाँ उमा भारती, और मैंने जो मेजोरिटी वहाँ लाई वो आज तक नहीं आ पाई बीजेपी की उस स्टेट में। मैं 232 सीटों में से 173 सीटें ले आई थी। तो इसलिए तब मीडिया ने पहली बार समझा कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है मेरे जैसे लोगों की फालतू की आलोचना करके। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी उनकी जा रही थी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी। मुझे 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 कभी कोई प्रॉब्लम नहीं इंटरनली आई। आपको कभी कुछ नहीं फेस करना पड़ा? मुझे तो लगता ही नहीं ना, मुझे तो उल्टा लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति, अच्छा मेरे अपने बारे में मेरा जो आकलन है ना वो 30 मार खां का नहीं है ना, कि मैं कोई 30 मार खां हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, आई एम द ग्रेट, ऐसा नहीं है। बल्कि आई एम उगली, जंगल से पकड़ के ले आए, तो 6 चुनाव लोकसभा के जीत लिए, 2 राज्यों में 2 विधानसभा के चुनाव जीत लिए, मुख्यमंत्री बन गई, 11 साल केंद्रीय मंत्री रह ली। और ये सब होते होते सिर्फ 55 साल की ही हो पाई थी। बस इसलिए तो मैं थोड़ा अड़ गई थी कि मैं थक गई हूँ, मेरे को 4-5 साल का ब्रेक दे दो। और उस ब्रेक भी मैंने लिया गंगा और गाय के लिए, क्योंकि नहीं तो कन्फाइनमेंट हो जाता है लोकसभा के लिए और जो पोर्टफोलियो आपको मिलता है उसके लिए। पर उमा जी 55 साल की उम्र में तो आजकल यंग अब लीडर्स अब मैं कहलाए 55 जाते की हैं नहीं हूँ, मोस्ट अब तो मैं मेन। 64 की हो चुकी, मैं उस समय की बात बता रही हूँ। मैं तो उस समय भी बोल रही हूँ, अगर उस समय भी आपने जो ब्रेक लिया उस समय के हिसाब से 55 साल की उम्र में तो आजकल युवा नेता कहलाए जाते हैं, वो तो होना चाहिए ना, हम भी कहलाएंगे। हम मेल कहलाए जाते हैं। नो नो, हम भी कहलाएंगे। कौन किसकी हिम्मत है जो मुझे कहेगा मैं युवा नेता नहीं हूँ? ऐसी कोई बात मत करो भैया, तुम्हारे थक जाओगे मेरे साथ में, मैं नहीं थकने वाली हूँ। इसीलिए मैं इसको नहीं मानती हूँ और मैं रिटायर कभी नहीं होने वाली हूँ। हाँ, पद के लिए रिटायरमेंट की एज हो सकती है और उसकी उसका सम्मान होना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, किसी जॉब में हो सकती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के लिए थोड़ी ना होती है। कंट्रीब्यूशन तो आप बिना पद के भी कर सकते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता होनी चाहिए। उस हिसाब से मैं तो अभी दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। मैं किसी भी पद पे बैठ सकती हूँ, कभी भी कोई भी चुनाव लड़ सकती हूँ। मैं अपने आप को अयोग्य बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं राजनीति में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स होती है उसमें उसके हिसाब से पॉलिटिशियन नहीं, मैं मोगली हूँ, मैं ये कह रही हूँ। आरएसएस से आपका बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, आप बहुत क्लोज हैं आरएसएस के। उसके हिसाब से आपको लगता है, क्योंकि हम महिलाएं की बात कर रहे हैं और ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, कभी आरएसएस में ऐसा क्यों है कि एक महिलाएं सरसंचालक नहीं बन सकती? मैं अम्मा की वजह से संघ के संपर्क में आई थी। जी क्योंकि अम्मा, मतलब सॉरी, विजया राजे सिंधिया जी जी, जी जी तो अम्मा जो है ना उसी समय कांग्रेस से जनसंघ में आई, जी। हालिया बिल्कुल, जब वो मेरे को, मतलब मैं उनको मिली ऐसे कहूँगी। तो उनकी वजह से उस समय क्या था, संघ और जनसंघ की बहुत करीब, बहुत नज़दीकी थी, क्योंकि अधिकतर संघ के ही प्रचारक थे जो संगठन मंत्री के तौर पर बीजेपी में काम कर रहे थे। तो उस समय से मैं उनके संपर्क में आई और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो महिला विरोधी हैं, बल्कि मुझे लगा कि वो महिलाओं का अत्यधिक, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि शब्द का प्रयोग हो रहा है संघ की प्रार्थना में, मातृ पितृभूमि का नहीं हो रहा है। उनकी एक अलग संस्था है राष्ट्र सेविका समिति, और उसकी जो संघ चालिका होती हैं वो एक महिला होती हैं, और उसी परंपरा में वो चल रहा है। जैसे रामकृष्ण मिशन का शारदा मठ बिल्कुल अलग बना हुआ है, तो उससे महिलाओं के अधिकार कभी कम नहीं हो जाते हैं। और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुझे चीफ गेस्ट भी बनाया गया है। उनके कार्यक्रमों में एक महिला को ही चीफ गेस्ट बनाया गया है, और वो भी तब जब मैं बीजेपी में, मतलब थी ही नहीं, बीजेपी से अलग थी, मतलब राजनीति नहीं कर रही थी। आपकी जो राजनीति नहीं कर रही थी, सॉरी, छोटी थी, विदेश जैसे इंग्लैंड गई तो वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से हमारा काम चलता है, तो मेरा संडे उनके लिए रिजर्व रहता था। और उमा जी, आपकी जैसे ट्रैजेक्टरी रही है करियर की, बहुत लोग सोच सकते थे कि उमा भारती प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, उमा भारती आरएसएस की सर्व संचालक बन सकती थी, और इसमें एक मेन रीजन हो सकता है नहीं बनी क्योंकि उमा भारती एक महिला थी। सवाल है, लोग कह सकते अरे हैं। बाप रे, आप दो चीजें एक साथ मत मिलाइए। सर संचालक होना, उसमें जो वजनदारी है, जो गहराई है, वो आप में जो नहीं है। सहनशीलता है, वो जो धैर्य है, वो तो हिमालय है, वो गंगा है, वो पद, वो सूर्य है। आप प्लीज़, हम उनके नाम नहीं लेते हैं बार बार, उस पद का नाम नहीं लेते हैं, उसका जिक्र नहीं करते हैं। अब आती है बात प्रधानमंत्री बनने की, तो वो एक अलग विषय है। मैं किसी पद के लिए अपने आप को अयोग्य नहीं मानती, लेकिन मैं किसी भी पद की आकांक्षा नहीं रखती और मैं किसी भी पद की रणनीति नहीं बनाती हूँ, इसलिए मुझे इसका जवाब ही देते नहीं बनेगा। मैं हमेशा रिलक्टेंट रहती हूँ चुनाव लड़ने के लिए ही, आपको पता नहीं है। मैं रो रो के चुनाव लड़ती हूँ, फॉर्म भरने से पहले 1 घंटा रोती हूँ,
काहे को चुनाव लड़ा रहे हो। अब पूरे समय यहाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे स्वभाव में एक ही गुण है कि मैं जिम्मेवारी का बोध बहुत ज़्यादा है, मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि अगर आपने मुझे कोई जिम्मेवारी दे दी ना तो पूरा करके ही रहूँगी। तो उस सब के कारण रिलक्टेंस सी रहती थी कि भैया चुनाव लड़ाओगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत ध्यान रखूंगी, फिर देखना मैं पार्टी को बहुत समय नहीं दूंगी, और फिर मंत्री बन गए तो और परेशानी। मैं एक बार तो मंत्री पद छोड़ के चली गई थी केदारनाथ जी। मैंने कहा कि बुढ़ापे में थोड़ा ना भगवान के दर्शन करना चाहिए, जवानी में जाना चाहिए हिमालय में। तो आई वॉज ओनली 38 व्हेन आई वेंट टू हिमालय एंड आई रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। जी, अटल जी ने मेरा बहुत सम्मान किया, मुझे 1100 रुपये दिए, शॉल ओढ़ाया। पहले तो मुझे कहा मत जाओ, फिर मुझे कहा लगता है तुम तो जाना ही चाहती हो, और मेरा भी मन तो होता है लेकिन इतनी भगवान ने जिम्मेवारी दी, इसको छोड़ के कैसे जाऊँगा, चलो तुम जाओ, लेकिन जब बुलाऊँ तो आ जाना जब ज़रूरत पड़े। तो मैं 1 साल कुछ नहीं थी, फिर दोबारा उन्होंने बुलाया मुझे और फिर मंत्री बनाया। तब तक मुझे जो वहाँ अनुभूति करनी थी वो हो चुकी थी, तो मैं राजी भी हो गई दोबारा मंत्री बनने के लिए। इसलिए महत्व रहता है मेरे लिए लक्ष्य निष्ठा का। पद के लिए लालायत कभी नहीं होती, लेकिन किसी पद के लिए अपने आप को अयोग्य नहीं मानती। मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा हाय मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं चीफ मिनिस्टर हो जाऊंगा। नो नो नो, मैं आराम से चीफ मिनिस्टर रही हूँ, एंड आई थिंक आई वॉज वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, आई थिंक आई वॉज ए वेरी गुड मिनिस्टर। तो मैं किसी भी पद के लिए अपने आप को अयोग्य नहीं मानती, लेकिन मैं लालायत नहीं रहती हूँ, उसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाती हूँ। मैं अपना काम करना है मुझे, तो मैं अपना काम कैसे भी करूँगी। गंगा जी का काम मैं आज तक कर रही हूँ, मंत्री नहीं हूँ गंगा जी की। पर गंगा साफ क्यों नहीं हो रही है? गंगा जी बहुत सारे इश्यूज उसका हैं। कारण है कि गंगा की जो कार्य योजना बनी है ना, वो एक साथ लागू करना बहुत जरूरी है। वो बनी हुई रखी है, मैंने 14 अक्टूबर में नोटिफिकेशन हुआ है, मंत्री जी। तो बन गई थी मई में, आई थिंक इट वाज मई, और इट वाज मई जब मैं मंत्री बनी हूँ। और नोटिफिकेशन गंगा का पर्यावरण से हमारे यहाँ पर हुआ था अक्टूबर में जी, और तब से लेकर के 16 तक, 2016 तक गंगा मेरे पास थी और मैं गंगा के पास थी, आप ऐसे कह सकती हो। लेकिन अचानक कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो सेपरेट बना दी गई। पहले सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक मिशन थी, फिर वो अथॉरिटी बन गई, इंडिपेंडेंट हो गई। हमारा काम उनको फंड देना रहा और थोड़ा बहुत दिशा निर्देश। तो उन 2 सालों में जो कार्य योजना बनी है वो तभी सफल होगी जब वो पूरी एक साथ लागू होगी। अगर आप उसको अलग अलग अप्रोच में ले जाएंगे तो आप निर्मलता का भी काम करते जाएंगे और मैली भी बनी रहेंगी, क्योंकि उसको एक साथ लागू करना है। उसमें पेड़ लगाने हैं, उसमें कितना पानी छोड़ना चाहिए ये तय करना है, कहाँ रिवर फ्रंट होने चाहिए ये तय करना है, केमिकल फर्टिलाइजर ना जा पावे नकली वाले ये तय करना है, जो ईटीपी हैं एसटीपी हैं वो कितने टाइम फिर, आप समझ गए ना, वो एक साथ होगा तभी होगा। वो मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि वो 5 राज्यों को करना है और कम से कम 11 केंद्र के विभागों को करना है। मुझे तो उनको इकट्ठा करने में ही इतनी धमकियों का सहारा लेना पड़ता था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो एक विभाग की मंत्री थी ना। तो मैं तो आप धमकी देती हैं? हाँ देती हूँ। कैसे? अब ये क्यों बताऊं, उनसे पूछो जिनको धमकाया होगा मैंने। क्या हो जाएगा? नहीं, मैं उनको कहती थी इतने बड़ा काम है और तुम लोग नहीं कर रहे हो, इतनी बड़ी अमूल्य धरोहर है, इसकी रक्षा करो। भारत भूमि, आपको पता है इसमें क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में बहुत सारे प्लेनेट है ना जी, जिसमें और अलग अलग सोलर प्लेनेट भी हैं, उनका अपना सूर्य है, उनकी अपनी धरती है, लेकिन गंगा एक ही धरती पर है, भारत पर है। इसलिए आप जब लोग मुझे कहते हो अच्छा चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे ही हैं मूर्ख सिंह, नहीं नहीं, गंगा बहुत बड़ी है, उसके सामने कोई पद बड़ा नहीं होता। गंगा के लिए मैं अलग हुई हूँ, अगर सत्ता के किसी उससे तो कुछ सोच के अलग हुई हूँ। मेरे और मोदी जी के बीच में बातचीत चलती है, मेरा अपना तरीका है उनको कम्युनिकेट करने का। बुलाया उन्होंने हमारी आपको अपनी वापस? सरकार है, नहीं मैं इन सब पर नहीं बोलूंगी, हमारी अपनी सरकार है, मैं अपनी सरकार के गुण बताऊंगी, दोष नहीं बताऊंगी। जो आपने गंगा जी की बात की, आपने बहुत सारी चीजें वोकली बोली हैं, अब आप कह रही हैं आप दोष नहीं बताएंगी, पर नितिन गडकरी जी का जो पूरा प्लान नहीं है, बताऊंगी, उसका कारण ये नहीं है कि मुझे शर्म आ रही है, उसका कारण है कि मैं दोष बता सकती हूँ सामने बैठ के। कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं बता सकते थे, क्योंकि सामने बैठने का मौका नहीं था, और एक तो वहाँ तय नहीं था प्रधानमंत्री कौन है। जैसे मनमोहन सिंह जी थे तो मोनी बाबा थे, रिमोट कंट्रोल कहीं और किसी के हाथ में था, रिमोट कंट्रोल बिल्कुल अंदर कहीं जोन में था, एक गुफा में अंदर बैठा हुआ था 10 जनपद में। मनमोहन सिंह जी जो हैं वो मैं तो उसको हिमयुग बोलती हूँ, उनके जो कार्यकाल था 10 साल का, आई कॉल इट आइस एज। हाँ उमा जी, क्योंकि जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, जो हिमालय को अभी काट के
आप उत्तरकाशी में जो हुआ, हिमाचल में जो हो रहा है, बहुत सारा इसमें प्रोजेक्ट जो जुड़े हुए हैं, जो हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो नितिन जी के पास है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो आपने कोई फीडबैक देते हो आप कि ये नहीं करना चाहिए? डैम्स को लेकर बहुत बड़ी डिबेट है। आप दो बातें अलग अलग कर रही हैं। नितिन गडकरी जी की जो वहाँ पर योजना है वो चार धाम प्रोजेक्ट है। वो चार धाम प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के जो निवासी हैं वह भी सीमा के प्रहरी हैं, रक्षक हैं जी। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस तो सीमा की रक्षक है ही, वहाँ के निवासी वहीं रहें और उनको आने जाने की सुविधा हासिल रहे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चीन ने बहुत आगे तक पर 8 रोड लेन बना लिए हाईवेज हैं तिब्बत पे कब्जा करके, इसलिए हमें भी बॉर्डर तक, जो चाइना का बॉर्डर है वहाँ तक हमारे रोड होने चाहिए। चार धाम प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि वो जो मैंने योजना बनाई हुई है ना 2014 अक्टूबर से लेकर 2016 तक, उसमें ये सारी बातों का मेंशन है और इनके प्रिडिक्शन है कि ऐसा होगा अगर ऐसा नहीं किया तो। अब ऐसा होता जा रहा है और वो प्रिडिक्शन एक ज्योतिषी का नहीं था। मैंने विश्व के पर्यावरणविदों से परामर्श करके 7 IIT का एक कंसोर्टियम बनाया था। उस कंसोर्टियम की रिपोर्ट लागू की थी कि इकोलॉजी के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, हिमालय के लिए ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है जो हम करते जा रहे हैं। अब देखिए, उस दिन दूरदर्शन पे एक रिपोर्ट आ रही थी, जो बोलते हैं, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगी, बेचारे उनको नहीं दिक्कत, मतलब उनको लगेगा कि उनका नाम ले दिया। वो जो विवेचना करते हैं उसका क्या नाम कहलाता है मुझे भूल रहा है, उस कार्यक्रम का, वो दूरदर्शन में आ रहा था, वो वही बोल रहे थे मैं बोल रही हूँ। मैं कह रही थी कि बड़े तालाब मत बनाइए ऊपर, ये बड़े तालाब मानसून बिगाड़ रहे हैं हिमालय का, तो बादल फटने की घटना ज़्यादा हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि एक तो बादल में पानी भरा हुआ है, बादल मतलब ये कोई थैली नहीं होती है कि फट गई, ये इकट्ठा पानी का एकत्रीकरण होता है, वो अचानक गिर जाता है। तो उस पर लोड क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये जो और नए नए नकली तालाब, प्राकृतिक तालाब, इतनी कठिनाई नहीं थी जो ये डैम्स, हाँ, टिहरी डैम है या दूसरे डैम है, इसके कारण ये उसकी इकोलॉजी को और उसके जो ऊपर बनने वाला जो वायुमंडल है, जो क्लाउड्स हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसके कारण जो एकदम से फट जाता है पानी। और ये हाथ से किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि उत्तर भारत को ले डूबे, मुझे तो ये डर लग रहा है। किसी दिन कुछ ऐसा हादसा हो गया ना, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि हे भगवान ऐसा हो। मैं गंगा मैया को बोलती हूँ, माँ तू तो सबकी रक्षक है, इसलिए तू भक्षण नहीं करना, रक्षा ही करना सबकी। तो इसलिए मैं तो माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे संवर्धन करेंगे, लेकिन तुम भक्षण नहीं करना। लेकिन इन घटनाओं की तैयारी हम स्वयं कर रहे हैं, हम स्वयं सुसाइड कर रहे हैं एक प्रकार से, और हम हिमालय को बहुत बड़े संकट में डाल रहे हैं, वहाँ के निवासियों को, हिमालय को, और हिमालय के साथ पूरे उत्तर भारत को। उस रिपोर्ट को लागू करनी पड़ेगा जो मैं गंगा पे बना के आई हूँ 2014 से 16 के बीच में, और मोदी जी ने उसको एक्सेप्ट किया है, कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, EFC का नोट तैयार हुआ है, मोदी जी ने प्रशंसा की है, 20,000 करोड़ की फंडिंग की है, और वो फंडिंग भी मतलब सेंट्रल सेक्टरेट की गई ताकि बिना डिफिकल्टी के हो सके। इसलिए मैं मोदी जी को दोषी नहीं ठहराऊंगी। जो मैंने आपको कहा ना, बहुत सारी 5 प्रदेश को इकट्ठा आना पड़ेगा। हाँ, ये सब चीज़ों की इतनी बड़ी अड़चन है, मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए सच्ची बता रही हूँ आपको। और दूसरा ये हो जाए कि कोई एक चीज़, मतलब गंगा को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, जैसे मेट्रो है जी, तो मेट्रो की एक ऐसी अथॉरिटी बना दी गई कि उनको जहां प्रोजेक्ट लगाना है लगाने हैं, आप उसको नहीं, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, आप उसको रोक ही नहीं सकते। जब गंगा पे इस पे आ जाएंगे कि हाँ, तो फिर आप देखिएगा वो धड़ाक से हो जाएगा। मुझे थोड़ा ना चाहिए गंगा, मुझे तो उसमें जितना अपना कंट्रीब्यूशन करना था मैंने कर दिया। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एम्पावरमेंट चाहिए उसका, बस वो ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि मोदी जी करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं गंगा को। मोदी जी गंगा को नहीं छोड़ेंगे, करके रहेंगे गंगा का काम। जैसे राम मंदिर का काम हुआ ना, गंगा का भी होगा। उमा जी, एक सीरियस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, आप कैसे अपना, मतलब अगर टाइम कैसे स्पेंड करती हैं जब आप गंगा जी को नहीं देख रही होती हैं, पॉलिटिक्स को नहीं के बारे में नहीं सोच रही होती हैं, कैसे अनवाइंड कैसे करती हैं, अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं? टीवी देखती हैं, पिक्चर देखती हैं, म्यूजिक सुनती हैं, पढ़ती हैं, ड्राइव तो करती हैं? ड्राइव का आपको शौक है? आजकल भी करती हैं? अब नहीं करती, क्यों छोड़ दिया? मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मैंने गाड़ी चला रही थी, आप नहीं चला रहे थे? जी जी। लेकिन एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरे दोनों पाँव टूट गए थे, तभी तो मैं 96 में हो गया था। लोग समझते हैं हाय राम बहुत बीमार हो गई, नहीं, मैं ऐसे में ही 11 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ, 6 चुनाव जीते हैं मैंने लोकसभा के। ये हालत मेरी पहले भी थी। मिस नहीं करते गाड़ी चलाना? नहीं, अब हो गया सो हो गया। मेरे शौक में किताबें पढ़ना है, मेरे को अच्छी मूवी लगती है तो मूवी देखती हूँ। लास्ट कौन सी मूवी देखी थी जो पसंद आई? लास्ट कौन सी देखी थी जो पसंद आई? मैं तो थिएटर में भी जाके देखती हूँ, और इन्हीं कपड़ों में जाती हूँ, छुप छुप के नहीं जाती हूँ। जी। मैंने देखी थी शायद राजी राजी और रुस्तम।
राजी और रुस्तम। उसमें से पहले कौन देखी और बाद में कौन देखी वो याद नहीं आ रही। कोई फेवरेट एक्टर है मेरा? हाँ। मैं तो खुद ही हीरो हूँ। तो अब चलिए, तो मूवी देखती हैं आजकल जो ओटीटी जो शोज वोज आते हैं वो देखते उसमें हो? नहीं देखती, मैं यूट्यूब पे देखती यूट्यूब पे देखते हो? म्यूजिक सुनते हो? बहुत। बहुत। म्यूजिक तो समझ लीजिए, अच्छा कुछ भी तमिल तेलुगु कन्नड़ कुछ भी चल रहा होगा, मुझे ज़्यादा ध्यान ही नहीं रहता कि क्या चल पड़ा है, लेकिन कुछ बजते रहना चाहिए, मेरे रक्त में है शायद वो, मेरे जब खून चलता है तो म्यूजिक भी चलता है साथ में मेरे अंदर। गाड़ी में कौन सा सुनती हैं जब ट्रैवल करती हैं? कुछ भी लगा लूंगी, कुछ भी गजल लगा गाया, लेते हैं? अंग्रेजी का, हिंदी का, कुछ भी लगा लूंगी, उर्दू का, कुछ भी। कोई फेवरेट सिंगर है? वो भी नहीं? हाँ है, बताएं। पहले के मेहदी हसन, फिर हाँ। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी, अभी के सब मुझे एक जैसे लगते हैं। मेहंदी हसन और मोहम्मद रफ़ी ये पुराना है। पुराने। मेहदी हाँ। हसन को मैंने सुना था इंग्लैंड में और अमेरिका में, जी क्योंकि तब वहाँ पाकिस्तान के सिंगर भी पॉपुलर थे। जी। और मोहम्मद रफ़ी को तो हमने बचपन से सुना, लेकिन तब मुझे म्यूज़िक का वो मालूम नहीं था ठीक से, लेकिन जी। मुझे उनके जैसी आवाज़ दुनिया में किसी की लगी नहीं। आपने मेहंदी हसन का नाम लिया, इतना कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि पाकिस्तान से किसी को नहीं सुनना चाहिए, उसमें क्या है, वो आपको नहीं फर्क पड़ता है कि आर्टिस्ट नहीं आने चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं, नहीं इससे मुझे खेलना फर्क चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना अब चाहिए। नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। जबकि जी। बात मैं कर रही हूँ उस समय पर तब अलग टाइम अब था। अलग टाइम अलग था। अब हमको ऐसा पहलगाम की जो घटना हुई है, ऐसी जी घटनाएं जी जो हुई हैं, उनने इतनी तकलीफ पहुंचाई। मैंने तो खुद शारजाह का मैच बंद कर दिया था जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी। आपको अगर याद हुआ, उसके लिए मुझे मेरी बहुत आलोचना भी हुई थी, मतलब एलिट क्लासेस जो थी आपके टाइप की हाँ, उन्होंने कहा अरे बंद कर दिया और क्रिकेट को अलग रखो। उनका क्यों क्रिकेट को अलग रखें? अगर हमारे क्रिकेट के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मैं तो आपसे अग्री करती हूँ कि क्रिकेट नहीं खेलना लेकिन चाहिए। कई बार आपकी मैगजीन एग्री नहीं करती थी मुझसे। उमा जी, एक जो लेटेस्ट खबर आई जो मालेगांव को लेकर, आप भी उसमें काफ़ी आपने टिप्पणी की, आपने भी काफ़ी स्टेटमेंट दिए, और पूरा निकल के मैं होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं उन्हें कोट करूंगी। उन्होंने कहा था कि देखिए इससे साबित हो गया है कि हिंदू टेरर नहीं है। आप अग्री करती हैं इससे? हाँ, अमित ने वही कहा है जो एक हिंदू कहेगा हिंदू के लिए। हिंदू तो टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो टेररिज्म को फेस करता है। राम ने रावण को मारा, मुकाबला किया, हनुमान जी ने लंका जलाई, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। हनुमान जी की वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लंका जला देना और लंका में घुस जाना। इसलिए हम टेररिज्म का मुकाबला करते हैं, उसको डिफीट करते हैं, उनकी लंका जलाते हैं। हम खुद ये काम अपने द्वारा नहीं करते हैं, उनका मुकाबला करके उनको नष्ट करते हैं। तो सैफरन टेरर कुछ नहीं है? ना ना, ये तो इतनी चालाकी हुई है साहब इस बीच में। जो हिमयुग जब आया था, तब जब कांग्रेस की सरकार, आइस एज, इसको हिमयुग बोलते थे हिंदी में, उस समय पे ये सब चालाकियाँ हुई, वो गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ। इनको कई बार कुछ नेताओं को इसका ध्यान नहीं रहता है कि वो हमें नुकसान करने का सोच रहे होते हैं और नुकसान देश का कर रहे होते हैं, क्योंकि छवि तो देश की खराब होती है ना दुनिया की नज़र में। मैं आप एक बार आप अभी इंडिया टुडे के लिए कर रही हैं ना जी, तो इंडिया टुडे से भी मैंने समझाया था उनको कि आपने उसमें लिखा कि 6 दिसंबर के बाद के दंगों में कितने बच्चे अनाथ हो गए, तो आपने सिर्फ मुस्लिम बच्चों का जिक्र किया और हिंदू बच्चों का जिक्र किया नहीं, क्योंकि हिंदू बच्चे भी अनाथ हुए हैं। तो अमेरिका में भी इंडिया टुडे पढ़ी जा रही है, मैं तो वहीं से फ़ोन किया था। तो आप थोड़ा ध्यान तो रखिए। यहाँ इंप्रेशन ये बन रहा है कि हिंदुस्तान में सारे मुसलमान मारे जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अधिकतर पुलिस की गोली से मुस्लिम मरता है, क्योंकि दंगा रोकने से रुकता नहीं है, और हिंदू अधिकतर मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ से मरता है, इसलिए ज़्यादा तो मृत्यु की संख्या हिंदुओं की ही होती है। तो मैंने उनको ये कहा था कि मुझे मुस्लिम बच्चे भी उतने प्रिय हैं जितने कि हिंदू बच्चे, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि आपने एक फ़ोटो नहीं दिया किसी एक बच्चे के अनाथ होने का, एक औरत के विधवा होने का। तो अमेरिका में लोग ये सोच रहे हैं, ऐसी छवि अपने देश की खराब कर रहे हैं। उमा जी, पर उसके बहुत लोग ये भी कहते हैं कि देखिए नाथूराम गॉडसे टेररिस्ट थे, LTT जिन्होंने राजीव गांधी जी को असैसिनेट किया, वो भी टेररिस्ट थे। माओइज़्म टेररिज्म ही मान सकते हैं। असम में जो हैं टेररिस्ट घोषित हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हिंदू टेररिस्ट नहीं है? क्योंकि नहीं हो वो सकता। हिंदू होने की वजह से ऐसे नहीं है, वो जिन वजहों से ऐसे, इसलिए तो सरकार उनको मार रही है। वो हिंदू है इसलिए ऐसे नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म की वजह से ऐसा नहीं है, वो ऐसा है इसलिए ऐसा है। तो इसलिए आप उसको धर्म से जोड़ के नहीं, हम उनको नहीं देख तो पाएंगे। टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता या होता है आपके हिसाब नहीं, से? टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। टेररिज्म का एक ही काम होता है, वो पापी होते हैं, उसको नष्ट करना ही चाहिए।
जो मालिगांव की कन्विक्शन आपने आपने साध्वी प्रज्ञा जी को मसीहा कहा हाँ, क्यों मानती हैं उन्हें मसीहा? क्योंकि उनने बहुत तकलीफ़ें उठाई थी, मैं उन सब का ज़िक्र नहीं करना है, हर जगह वही ज़िक्र करवाते नहीं। हैं। इसलिए क्योंकि मैं इतना ही बोलूँगी क्योंकि उनने जो तकलीफ़ें उठाई वो सामान्यतया अभी मैंने एक मूवी देखी थी, आपने अच्छी बात कर ली, द टेस्ट केस। वो मैंने लेकिन देखी उस पे टैबलेट पे, थिएटर में नहीं देखी। उसमें यही है कि एक महिला कमांडो बनना चाहती है, आर्मी की कमांडो। तो उसको कहा जाता है कि अगर पकड़ी गई, मतलब आर्मी कमांडो होना यानी दुश्मन के क्षेत्र में उतरना, और पकड़ी गई, वो टॉर्चर हुआ तो ये स्त्री है इसलिए टॉर्चर झेल नहीं पाएगी। तो उसमें जो रक्षा मंत्री हैं वो एक महिला दिखाई गई हैं, तो वो जवाब दे रही हैं। इट्स ब्यूटीफुल मूवी, मैं उसको इतनी बार देखती हूँ। वो कह रही है कि आपको पता है एक मनुष्य की टॉर्चर झेलने की जितनी क्षमता होती है पेन झेलने की, उससे 30 गुना ज़्यादा पेन तब होता है जब स्त्री की डिलीवरी होती है, वो बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो कुछ मिनट के लिए होता है। इसलिए स्त्री की सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और प्रज्ञा पूरे स्त्रीत्व के सहने की क्षमता का उदाहरण है। उसको ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो उसको ना, उसके साथ अश्लील व्यवहार नहीं हुआ, ये भी मैं बताऊं। मतलब महिला होने के नाते एक अश्लीलता के द्वारा उसका कुछ बुरा बर्ताव हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन फिजिकल टॉर्चर में तो वो मेल यातनाओं को पार कर गई। मेल तो उतनी यातना नहीं झेल सकते थे, और फिर भी उस लड़की ने वो नाम नहीं लिए साहब, जो उसको कहे जा रहे थे कि तुम राष्ट्रवादी संगठनों के कुछ लोगों के नाम ले दो, बीजेपी के कुछ लोगों के नाम ले दो, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, और कह दो कि ये लोग भगवान ब्रिगेड बनाना चाहते थे और उसके द्वारा ये जगह जगह बम विस्फोट करवाना चाहते थे, हिंसा फैलाना चाहती थी। वो कहने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए मैं तो उसको मसीहा कहूँगी ही, दुर्गा मानती हूँ मैं तो उसके चरण छूती हूँ, जबकि उम्र से छोटी है, 10 साल छोटी है, लेकिन जब भी मिलेगी मैं अपना सिर रख देती हूँ उसके पाँव में। और आपकी जो थिंकिंग है और उनकी थिंकिंग है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आप हमेशा हमारी थिंकिंग से हमें कोई मतलब ही नहीं है, उनके कृत्य से मुझे मतलब है, उनने जो करके दिखाया उसका मैं सम्मान करती हूँ। अब बाकी बोलने के मामले में मैं उनकी फॉलोअर नहीं हूँ ना, मैं उनकी प्रशंसक क्योंकि जो हूँ। उनकी परसेप्शन है गोडसे को लेकर जो आपका है वो बहुत डिफरेंट है। नहीं तो हमारे परसेप्शन में थोड़ा ना हम एक होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना परसेप्शन जो प्रज्ञा को लेकर के है कि उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया हम सब के लिए। आज हम बहुत लोग अगर जेलों में नहीं हैं, आज ये सरकार भी अगर बनी हुई है, अगर हिंदुओं की छवि खराब नहीं हो पाई तो उसमें प्रज्ञा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसने वोट, मैंने कहा ना, उसने वोट टॉर्चर झेला है, जिसपे कोई दूसरा मेल होता तो वैसे ही मर गया होता, तो घबरा के सुसाइड। वो रो पड़ी थी उसके बाद जैसे। अरे आपको मैं क्या बताऊं साहब, जो मैं तो उनके लिए बहुत दुखी होती हूँ सोच करके। रही गोडसे की बात, तो मेरी नज़र में तो गोडसे ने सिर्फ गांधी जी की हत्या नहीं की, वो गोडसे ने देश के विकास का एक ढांचा, एक विचार जो गांधी प्रस्तुत करना चाहते थे, उसने देश के भविष्य की हत्या कर दी। वो तो मेरी नज़र में बहुत बड़ा पापी है। काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते। क्यों कह रही हैं ऐसा? मैं इसलिए कह रही हूँ कि गांधी जी ने भारत की आज़ादी के बाद के भारत की भी कल्पना की हुई थी। उनका विचार सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए नहीं था, भारत आज़ादी के बाद का भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और भारत की आत्मा गऊ में होगी, नदियों में होगी, किसानों में होगी, खेतों में होगी, यहाँ के लोगों की अपनी स्ट्रेंथ में होगी, और उसको कैसे वो करके चलना है। ये बात महात्मा गांधी ने उस समय कही, उसके बाद अभी फिर मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर होने की बात कही। पर उमा जी, एक पूरी एक विचारधारा है जो कहती है कि गांधी जी ने जो किया भारत के लिए और उनको जो दर्जा मिला है फादर ऑफ द नेशन, वो नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने ठीक नहीं किया। अब जिनने ये कहा हो, मैं हर एक की बात पे टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया कई बार ऐसे लोगों को, घटनाओं को भी दिखा देता है एक्चुअली जिसमें महत्वहीन लोग होते हैं पूरे के पूरे, और हमसे टिप्पणी कराई जाए तो हम तो नहीं करेंगे उस पर। हम ऐसा करके भी उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, हम वही पाप कर रहे हैं, वो उसमें गोता लगा रहे हैं। फिर उमा जी, आपने स्पेशली जो कहते हैं द कॉज फॉर वुमेन, आपने बहुत वोकली महिलाओं का साथ दिया है। अब एक ऐसा दौर भी चल रहा है कि जो भगवाधारी लोग जो अपने आप को साधु मानते हैं, जो बहुत फॉलो करते हैं, मैं 2-3 का नाम आपको बताना चाहती हूँ। एक अनिरुद्ध आचार्य, उन्होंने जो टिप्पणी दी है महिलाओं को लेकर, बहुत अश्लील बातें की हैं मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता आप कैसा देखती हैं उसको। प्रेमानंद जी, जिनको बहुत बहुत मान्यता है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं उनसे उनका डिस्कोर्स सुनने, उनकी बातें सुनने, जो उन्होंने बोला है कि मतलब 100 में से बहुत कम महिला होंगी जो प्योर होंगी, या जो अनिरुद्ध आचार्य ने बोला कि मतलब
महिला जो प्योरिटी की बात की, अब जैसा भी आप ले लीजिए, आप कैसा देखती हैं ये सब? मुझे लगता है ये संत लोग हैं, उनका नाम क्या, अनुराधाचार्य जी तो उपदेशक हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हैं। वो शायद दुख भी हो गए होंगे बोलने के बाद में, तो इसलिए गलत बोला उमा जी दोनों ने? मैं इतना ही कहूँगी कि जब हम जो कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां उन्हें रिएक्ट किया है, मेरे घर में भी लड़कियां जो कम कपड़े पहनती हैं, मेरी भतीजे की बेटियां और मेरी कुछ भतीजियां। कम कपड़ों का मतलब क्या होता है मतलब उमा कुछ जी? भी है, मतलब आप मुझे बताओ क्या मतलब हुआ? कुछ भी छोटी स्कर्ट? डोंट कम टू दैट, नो नो, अच्छा, ओके, डोंट कम टू दैट। फिर वो आप डिबेट को ना ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो जिसका आज का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक, कम कपड़े में, वो उन्होंने कम कपड़ा ही कहा ना, ठीक है, इसलिए मैं जी। वो उसी टर्म को यूज कर रही हूँ, कम कपड़ा। वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इनका ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। बस ये हो गया कि इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में गलत बात हमको ये लगी कि दूसरे की ज़िंदगी पर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में किसी दूसरे की ज़िंदगी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, ये अपनी आज़ादी का जीवन जी रही हैं। मैं तो इतनी कहूँगी कि एक बात मैं पक्की मानती हूँ, ये सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है। मैं, अगर आप दिखा सको मेरी इस बात को, क्योंकि कई लोग एडिट कर देते हैं। नहीं, मैं सब औरंगजेब चलेगा। कहते थे कि सबामन जनेऊ जब तक नहीं देख लूँगा, मतलब इतने ब्राह्मणों को मारो या उनके जनेऊ निकाल लो, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और औरंगजेब की हड्डियां नहीं मिलेंगी, अगर कब्र खोदी जाए तो चींटियां खा गई होंगी, लेकिन जनेऊ आज भी हैं, गंगा आज भी है, गायत्री मंत्र आज भी है, वेदों का उच्चारण आज भी है। ये संस्कृति कपड़े से कम ज़्यादा होती ही नहीं है। ये तो बहुत टेम्परेरी फेज़ होते हैं जो आते हैं और जाते हैं। अंग्रेज शासन करके चले गए, मुग़ल शासन करके चले गए, लेकिन आज भी गीता का उपदेश है, आज भी गीता जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, आज भी हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। इस देश को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इन संतों ने चिंता में कह दिया, मैं उनको कहूँगी कि आप चिंता से मुक्त रहिए। आप जैसे लोगों ने तपस्या की है, प्रेमानंद जी जैसे लोगों ने, और लोगों ने शहादत दी है इस देश को ऐसा बनाए रखने की, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये सब ठीक हो जाता है, समय के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कुछ नहीं होने वाला। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सबको आशीर्वाद दीजिए पर आगे उमा बढ़ने जी, का। आप डिफेंड तो नहीं कर रही हैं ना उन्हें? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ इस विषय पर, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि हम इसके तीन हिस्से हैं ना। एक तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाएगा। दूसरा, जो पहनती हैं वो फ्रीडम एक्सप्रेशन में और उनमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि वो दूसरे को तो नहीं कुछ नहीं कह रहे ना, या पहनती हैं या पहनती हैं, वो दूसरे को कुछ नहीं कह रहे, ये दूसरे पे कुछ कह रहे हैं। आप समझ गई ना? हाँ, मैं तो समझ यहाँ रही हूँ। यहाँ वो बात कट रही है फिर आपस में। दूसरा, ये संत लोग हैं, इनके मुँह से निकल जाता है, फिर बाद में सॉरी भी बोल देते हैं, उनको लगता है अरे यार ना बोलते तो अच्छा रहता, ऐसा भी है। फिर तीसरी है कि इनके साथ बहुत सारी संख्या में सहमत होने वाले लोग भी हैं। चौथे, मेरे जैसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये बहुत आनी जानी चीज़ें हैं, ये देश, इसमें बहुत ताकत है, इस धरती में बहुत ताकत है, हमारे ग्रंथों में बहुत ताकत है, हमारे घरों के ट्रेडिशंस में बहुत ताकत है। देखिए, आपका पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपका ब्याह हुआ है क्या? हो गया। तो आपके 7 फेरे पड़े होंगे। मैंने कन्यादान नहीं किया। नहीं, वो छोड़ दो आप, लेकिन 8 और 9 नहीं हुए होंगे। 7 में भी नहीं हुए, 5 में। हाँ चलिए, होते होंगे जी। लेकिन मतलब हुए ना, अग्नि साक्षी हुई ना जी। तो कुछ ना कुछ हुआ ना। और ये कब होता था? सीता जी का भी हुआ, शंकर पार्वती का भी हुआ, राम सीता का भी हुआ। तो तब से चली आ रही परंपराएं खत्म नहीं हुई है बाबा। तो नहीं, मैंने कन्यादान नहीं किया। हाँ, तो वो एक अलग विषय है, कन्यादान एक अलग विषय है। उसमें तो कई बार पिता होता ही नहीं है। नहीं, कई बार पिता जीवित ही नहीं होता है, तो वो परंपरा होती ही नहीं है। तो इसलिए उसको उस पर मत आइए। लेकिन विवाह की रस्में हुई ना जी, वेद मंत्रों के उच्चारण हुए ना, अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ ना, ये है मूल तत्व। अग्निकुंड, वेद मंत्रों के उच्चारण वो कब से चले आ रहे हैं, वो मिटे ही नहीं। तो जो संस्कृति लाखों साल को पार करके जीवित रही, वो थोड़े कम ज्यादा कपड़ों से नहीं घटने वाली है। मैं ये कह रही हूँ, चिंता की बात नहीं है। डोंट वरी अबाउट दिस। बस मैं लास्ट 4-5 सवाल करूंगी माँ जी, और आपसे एक सवाल मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि अगर आपने इतनी छोटी उम्र में आपने अपनी जर्नी शुरू की और आज आप देखती हैं, कैसे देखती हैं? कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में कि ऐसा कर लेते? मेरी ज़िंदगी में रिग्रेट बहुत सारी बातों के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को आदत है रिग्रेट बहुत जल्दी करने की। आई फील वेरी सॉरी। रियली? या सडनली मेरे को अपनी गलतियाँ देखने की आदत है, और उसके कारण क्या होता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ ये फीलिंग ही मुझे नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगेगा मैंने भी तो गलत किया था।
तभी तो ऐसा हो पाया, नहीं तो किसी की हिम्मत थी कि मेरे को परेशान कर सकते थे। ये बात आती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, मुझे अपनी माँ की मृत्यु का बहुत दुख होता है। आई वॉज 20 and I lost her। 20। हाँ, एंड वो मेरे से बहुत बड़ी थी। वो 45 साल की थी जब मैं पैदा हुई, तो मैं सिर्फ 20 साल की थी और वो 65 की थी। तो मैं तो एक प्रकार से मैं तो कंगारू के बच्चे की तरह थी, उनके अंदर ही निहित थी। और जब मैं उनसे अलग हुई तो मैं बहुत दिनों तक तो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि अम्मा मेरी नहीं रही। दूसरा मुझे दुख होता है, मेरे ऊपर एक व्यापम करके एक स्कैंडल हुआ था मध्य प्रदेश में, और जो आज तक ठीक से सामने नहीं आ पाया, लेकिन अच्छी संस्थाओं के हाथ में आया। वो ATS के हाथ में आया, STF के, फिर उसके बाद अब CBI ने उसको देखा। लेकिन शुरू में जब उसमें मेरा नाम आया, शुरू में जब मध्य प्रदेश की पुलिस उसकी जांच कर रही, वो दंग रह गई, क्योंकि मेरा उसे कोई लेना ही देना था। ये तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई कहे कि मैं अभी ट्रंप के साथ में खाना खा के चली आ रही हूँ अमेरिका से। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? आई अंडरस्टैंड हाँ, व्हाट यू मीन। तो उस मेरी ज़िंदगी की ये 2 घटनाएं मुझे बहुत दुख पहुंचाती। एक माँ की मृत्यु, दूसरा व्यापम में मेरा नाम आ जाना। तीसरा रिग्रेट तो मैं बहुत करती हूँ, मेरे ज़िंदगी में 2 बच्चे आए हैं, मैं भी माँ बनी हूँ, लेकिन मैंने उनको जन्म दिया तब जब एक 5 साल का था और एक 9 साल की थी। कौन? मेरी भाभी नहीं रही, हाँ। तो उनके बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा। तो ये समझ लीजिए कि मैंने जब उनको जन्म दिया तो मैं उनसे 1 से 40 साल बड़ी थी, 1 से 45 साल बड़ी थी, और एक 9 साल की बच्ची मुझसे पैदा हुई और एक 4 साल का बच्चा मुझसे पैदा हुआ। उनको जब बेटी को तो मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि शी ऑलवेज ब्रॉट मी प्राइड। वो बहुत पढ़ी, वो कस के पढ़ी, वो पसंद नहीं करती कि उसका नाम लिया जाए, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही। उसको पॉलिटिक्स और पब्लिसिटी पसंद नहीं है, बट शी रियली ब्रॉट मी प्राइड एंड जॉय। लड़का बहुत शरारती है, वो बहुत पिटता है, बहुत पिटता है, अभी भी पिटता है। हाँ, 20 साल का है लेकिन मार खाता है। उससे मैं बहुत रिग्रेट करती, बहुत सॉरी बोलूँगी, उसको बहुत प्यार करूँगी, उसको मारने का बहुत दुख मनाऊँगी। कई बार लगेगा हाथ तोड़ दूँ दीवार से मार के, उसको कुछ भी नहीं होता। वो मेरा हाथ पकड़ के कहे, अरे बहुत लग गई होगी, लाओ मूव लगा दूँ तुम्हारे हाथ में। मतलब मैंने उसको मारा इसलिए मेरे हाथ में लग गई। कितनी जोरों से मारते हो? है? बहुत जोरों से मारती ही रहती हूँ जब तक दूसरा पकड़ ना ले। वो बहन को बहुत तंग करता है। अच्छा, ही इज़ वेरी मिशीवियस। तो तो ये इसलिए मेरे को बहुत रिग्रेट होता है। मेरे को हर चीज़ में हो जाता है। अगर मैं कभी जब पहले गाड़ी चलाती थी और मान लो कहीं लग गई गाड़ी, किसी बैल को लग गई या बैलगाड़ी को, मेरे से जानवर तो कोई नहीं मरा और ना कभी आदमी को चोट लगी, बैल और बैलगाड़ी को भी लग गई तो मैं रिग्रेट करूँगी बहुत ज़्यादा। मैंने आपको डाउन कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, मैं सरेआम माफ़ी मांगती हूँ। एक बार मैंने गुस्से में ना पानी का ग्लास फेंक दिया जब मैं मिनिस्टर थी, तो हमारे प्यून थे शगुन, और शगुन आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे कह के फेंका, और सारे सेक्रेटरीज और ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब सब बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, ना आई जस्ट उसके ऊपर नहीं फेंका, मैंने ऐसे ही फेंका। वो मुझे लगे मैंने गाय की हत्या कर दी, सच। फिर मैंने शगुन को बुलाया तो शगुन घबरा गया कि मैं क्या सस्पेंड करने के लिए बुलवाई हूँ, और मैं कान पकड़ के खड़ी हो गई उसके सामने कि शगुन मुझे माफ़ कर। तो मेरे सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे मन पर इतना बोझ है कि मैं इस बोझ के साथ घर नहीं जा सकती, इसलिए मुझे इससे माफ़ी मांगनी। वो बेचारा रोने लगा, फिर दूसरे दिन मेरे लिए खाना बनवा के लाया अपने घर से। उमा जी, आपकी एनर्जी वैसी है, आपको बताया होगा बहुत लोगों ने कि आपकी एक एनर्जी है विच सीम्स कि एक एम्पैथी है, दैट इज देयर। ये बताया होगा। मैं आपको बताऊं, हाँ मुझे लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मुझे पता है क्या है जो मुझे लगता है, मैं बहुत इंडिफरेंट रहती हूँ चीज़ों के साथ में। मेरे को अपनी माँ के अलावा किसी से लगाव नहीं हुआ, और उसके बाद आपने मेरे से एक बात नहीं पूछ पाई है और मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में आध्यात्मिकता की जो चेतना का जागरण हुआ है वो बहुत देर से हुआ, जबकि मैंने संन्यास पहले ले लिया। संन्यास मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे 32 की ईयर्स में आपने संन्यास लिया था। हाँ? 32 ईयर्स में आपने संन्यास लिया था। उस समय पर मेरी आध्यात्मिक चेतना का जागरण नहीं हुआ था। मेरी आध्यात्मिक चेतना जिसको बोलते हैं ना, उसका जागरण हुआ जब मैं केदारनाथ की पैदल चली, तो मुझे लगा ये रूट मैंने सदियों से चला है, सदियों से। और दूसरा हुआ जब मैं अभी वृंदावन की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में गई और मैं राधा के सामने सरेंडर कर गई, जबकि मैं किसी के सामने सरेंडर नहीं करती हूँ, भगवान के भी सामने नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ अच्छा हम तुम्हारे ही अंश हैं, तो तुमसे सरेंडर क्यों करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे हम, ना हम तुमसे डरेंगे और ना हम सरेंडर करेंगे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तुमको प्यार करते हैं। शंकर जी मेरे पिताजी हैं, विष्णु मेरे भाई हैं, ऐसा मुझे लगेगा, कृष्ण मेरे गुरु हैं। आप समझ गए ना। आई डोंट सरेंडर, शरणागति नहीं लेती थी किसी की, और मैं सोचती भी थी भगवान कोई तो ऐसा देवी देवता हो जिसके सामने सरेंडर कर जाऊँ। और ब्रज 84 कोस में पता नहीं क्या घटता गया कि मैं राधा के सामने सरेंडर कर गई, और राधा मेरी नज़र में कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, वो तो कृष्ण की इष्ट देवी है,
कृष्ण की शक्ति का आधार है, क्योंकि कृष्ण एक विकराल शक्ति के स्वामी थे। और अगर राधा ने उसमें सौम्यता का टच नहीं दिया होता तो जो पलने में पड़ा हुआ बच्चा लात मार के राक्षसी को मार रहा हो, अपनी लात के प्रहार से राक्षसों को मार रहा हो, जैसे जो जन्मा है और बेड़ियां टूट गई हों, यमुना का उफान जिसने पार करा दिया हो, जिसने इतने बड़े महाभारत युद्ध में बहुत सीमित शक्ति रखने वाले पांडवों को विजय दिला दी हो, तो विकराल शक्ति का स्वामी था। उसमें जो मधुरता आई वो राधा उनको नचा नचा के लाई। राधा तो उनकी स्वामी थी, उनकी इष्ट देवी थी। मैं राधा के सामने सरेंडर कर गई। अब मेरी जिंदगी में इष्ट है, नहीं तो पहले नहीं था। उमा जी, आपने बोला दैट द ओनली क्लोजनेस यू हैव फेल्ट इज विद योर मदर। अपनी माँ के साथ में आपने जो कनेक्शन था वो आपकी मदर के साथ था। इफ़ आई कैन आस्क यू उमा जी, क्या ये रिग्रेट है कि जो यूजुअल बेंचमार्क्स होते हैं, शादी करना, बच्चे पैदा करना, एक गृहस्थी चलाना, वो कभी रिग्रेट रहा? नहीं, खुशी है कि बेचारा बच गया। सच्ची में क्या? रियली आई कैन बी ए गुड मदर, एंड जो मैंने अनुभव किया ना बच्चों को बड़ा करने में जी, और आई कैन बी ए गुड डॉटर इन लॉ, बट नॉट अ गुड वाइफ। नो, व्हाई? बिकॉज आई बिलीव इन इक्वलिटी। सो यू शुड बिलीव इन इक्वालिटी। और मैं नहीं मानती हूँ कि पति देव हैं तो सुपीरियर हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ना ना बाबा, इंडियन मेल को, बेचारे भाई लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इंडियन मेल को? आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, मैं पकड़ी गई। You're very forward. You're very, Uma ji, you're very liberal. The problem is you're very liberal. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे मन में विवाह का विचार नहीं आया। मैं तो कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ। 21 साल की उम्र से लगभग 27 साल की उम्र तक मेरी शादी की बात बहुत चली। एक सगाई हो गई, टूट गई, एक बारात मैंने लौटा दी, एक सगाई मैंने तोड़वा दी, बिकॉज आई वॉज हैविंग स्प्लिट माइंड कि शादी करनी है कि संन्यास लेना है, शादी करनी है कि संन्यास। और कई बार तो 11th आवर में डिसीजन कर रही थी और सामने वाले को तकलीफ दे रही थी, लेकिन उनने कभी मेरे प्रति वो नहीं किया, मतलब बुरा नहीं माना, बल्कि मैंने संन्यास ले लिया ना तो मेरा आदर बहुत किया कि अच्छा इस वजह से हमारी बारात लौटाई थी या इस वजह से हमारी सगाई तोड़ी थी। तो ऐसा तो बहुत हुआ। और कोई लगा कि अरे इससे शादी कर सकते हैं, फिर पलट गए, ये सब बहुत हुआ है। मैं क्यों छुपाऊं और क्यों इसमें छिपाने जैसी बात क्या है? इट्स सो नेचुरल। और अगर ऐसा नहीं है तो इट्स वेरी अनहेल्दी। आई एग्री। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उमा जी, हैव यू एवर बीन इन लव? मी किसको कहे, आप किसको कहोगी प्रेम? मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं सबको प्रेम करती हूँ। अच्छा, हैव यू एवर किसी के साथ हैव यू रोमांटिकली फेल्ट लव फॉर समवन? किसी से आपको प्रेम हुआ है? उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैंने सोचा कि इनके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, वो बहुत सारे कारणों से ऐसा लग रहा था। तो इट्स हैपेंड, मुझे लगा कि ऐसा मुझे लगा, 3-4 बार लगा इन योर लाइफ। उसमें किसी की सगाई टूट गई, तो किसी की बारात लौट गई, तो किसी को ये कह के कि हाँ करेंगे और फिर कह दिया नहीं करना और भान पे संन्यास ले लिया। लेकिन जिसको आप कहती हो वो मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही वो बात, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैं लोगों से पूछती भी हूँ, मुझे लगता है हमारे जैसे बहुत व्यापक जिंदगी जीने वाले लोग जो होते हैं ना, वो एक व्यक्ति के साथ बंधन का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं करते और आसक्ति का। हमें सबसे प्यार होता है, धरती से लेके आकाश तक मुझे सब प्यारे लगते हैं, नदियाँ, पेड़ पौधे। जैसे मैं गंगा जी के लिए ही गीत गाती हूँ। अब वो गीत है वो कि मोहम्मद रफ़ी का बहुत अच्छा गाना है, मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में है, तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में है। उनने कोई प्रेमी किसी प्रेमिका के लिए गा रहा है, मैं गंगा के लिए गाती हूँ। So no regrets about that? No, 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 no. I rather feel very happy कि देखो कितना बुरा होता कि मैं जिसके साथ रह रही होती मैं उसको प्रेम नहीं करती थी और मैं उसको अपने से सुपीरियर नहीं मानती थी, बहुत बुरा होता। ऐसा थोड़ा ना होता that I have to treat my husband as a superior? पता नहीं, मैंने तो अधिकतर झगड़े सुलझाए हैं बाबा ये सुपीरियरिटी वाले। ऐसा नहीं होता आजकल, नहीं होता उमा जी ऐसा। हाँ, अब नहीं होता, ये तो सही है। आप अब लेकिन मैं कब, तुम मुझसे कब की बात कर रही हो? आप सही कह रहे हो। हाँ, वो बात आप सही कह रहे हो। तुम मुझसे कब की, बट यू आर वेरी ऑनेस्ट उमा जी। हाँ, तुम जब की बात कर रही हो तो उस समय की स्थिति अलग थी ना, 80s की और 90s की। नहीं, बट इंडियन मैन विल रिमेन इंडियन मैन ओनली उमा जी। तो इंडियन वुमन भी इंडियन वुमन होगी। तुम यार मर्दों को गालियाँ क्यों देती हो? नहीं, थोड़ा तो ऐसे मत करो। आपने खुद बोला इंडियन मैन। हाँ, तो मैंने कहा ना, तो इंडियन फीमेल भी ऐसे स्वभाव की होती है। हो सकता है, सही कह रहे हो आप। वो दोनों तरफ होता है ना, दिन भर भूखी रहती, करवा चौथ करती है। अब आजकल भाई लोग भी करने लगे हैं साथ में, फर्क आ गया। पहले ऐसा नहीं होता था। वो तीजा भी होती थी पहले, तो कई बार पति को फुर्सत ही नहीं होती थी। मैंने अपनी भाभीियों को व्रत खुद तोड़वाए, भाई साहब आ नहीं सके थे, इसलिए तो मुझे तो बुरा लगता था कि तुम्हारे लिए सारा दिन पानी भी नहीं पिए और तुम आ नहीं सके।
तो पहले ऐसी स्थिति थी, अब वो जो तुम कह रही हो अब वो है। ये यही तो मैं आपको कह रही It's a हूँ, कम change. कपड़े ज़्यादा कपड़े, करवा चौथा पति साथ कर रहा है, मेहंदी साथ में लगवा रहा है, हल्दी साथ में, पहले तो हल्दी लगने की रस्म देखी नहीं जाए, ये सब चलेगा, लेकिन भारत का मूल तत्व तो कभी खत्म नहीं होगा। मैं सभी संतों को निवेदन करूंगी कि आप चिंता मत करिए। जो मुगलों का आक्रमण झेल करके बचा रहा, जो शकों और हूणों का आक्रमण झेल करके बचा रहा, जो लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन झेलने के बाद में भी जो सांस्कृतिक अधिष्ठान बचा रहा, आप क्यों घबरा रहे हैं? लड़कियों के कपड़े ज़्यादा कम हो जाने से वो खत्म हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। उमा जी, डू यू अपनी छवि किसी पॉलिटिशियन में देखती हैं, या किसी महिला या किसी भी यंग लीडर में देखती हैं कि ये बताइए, हाँ, अपनी छवि देखती हैं किसी में? मैं ऐसा सोच नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे ना जी। और वैसे सबके नहीं होते हैं। जैसे मैं गांव में पैदा हुई, हाँ, मैंने गाड़ी नहीं देखी थी, कार नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ साइकिल देखी थी लगभग 6-7 साल की उम्र तक। फिर मेरी ज़िंदगी में एकदम पलटी मार दी ज़िंदगी ने। अम्मा ने गाड़ी भेंट कर दी मुझे, मैं 8 साल की थी, मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास मेड थी, एक प्राइवेट सेक्रेटरी था। देखिए फिर डिफरेंट हो गया ना। डू यू एडमायर एनीवन? डू यू थिंक यंग राइजिंग पॉलिटिशियन? तो मेरी ज़िंदगी जैसे अब प्रवचन करने लगी। उन दिनों लोग विदेश जा ही नहीं पाते थे, और मैं इंग्लैंड अमेरिका में सैर कर रही थी, 16-17 साल की थी, और उपदेश दे रही थी, भीड़ भर रही थी, हॉल भर जाते थे, कैपेसिटी से बाहर हो जाते थे तो पुलिस आ जाती थी रोकने के लिए कि कैपेसिटी से बाहर आ गए तो जाइए यहाँ से। तो इसलिए ये सब स्थितियाँ थीं। तो मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इतने इवेंट रहे हैं, इतने टर्न रहे हैं, और इतने अजीब से टर्न रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे खुद मेरे लिए, कि मैं किसी के साथ इसकी तुलना नहीं कर पाऊंगी। मेरे को लगता है भगवान ने अलग से ही भेज दिया मुझे। डू यू, अब जिनको आप देखती हैं आजकल, किसी को एडमायर करती हैं कि ये आगे जाएगी या ये आगे जाएगा, यंग लीडर्स में से? यंग लीडर्स पर यंग मतलब, हाँ, आप उनके नाम क्यों लिवाती हैं? एक का ले दूंगी तो दूसरे को बुरा मान जाना है। क्यों नहीं? ऐसा तो मतलब ऐसे नहीं मत करो, अपनी पार्टी से बता दो आप। मेरे डेफिनेटली मेरी पसंद और नापसंद है। हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग ना पसंद। बता तो दो, एक दो। नहीं, मेरे को नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? ना, बिल्कुल नहीं। किसी की ओरेटरी जो आपको पसंद हो? जया किशोरी की। किनकी? जया किशोरी। अच्छा, उनकी पसंद है। सुनती हूँ उनको। सुनते हो? उमा जी बस सुषमा की भी अच्छी लगती थी। सुषमा जी तो अच्छा बोलती थी। आप? सुषमा जी की मैं बहुत लाडली थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। कोई किस्सा याद है आपको सुषमा जी? कोई किस्सा याद है सुषमा जी के साथ? बताओ आपका फेवरेट किस्सा बताओ, उसी में एंड करेंगे। मैं हवाई जहाज में डर जाती हूँ। हाँ, जो हॉपिंग होती है ना तब। हाँ, तो हम मेरे को भी डर लगता है। बड़ौदा से आ रहे थे दिल्ली, तो जब मैं डरने लगी तो उन्होंने कहा मेरी गोद में बैठ जाओ। मेरे से 7 साल बड़ी थी ना जी, मैं थोड़ा बड़ी भारी, वो हल्की थी, और सच में उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। और बेल्ट नहीं बांधी जा सकती थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे जकड़ लिया। मैं उसको कभी भूलती नहीं हूँ। इसलिए जिस दिन वो टीवी पे बांसुरी और उसके पिताजी उसके अंतिम संस्कार के लिए गए, तो मैं ये नहीं समझी कि ये विद्युत शवदाह में गए हैं। मैं लाइव देख रही थी। आई एम सॉरी उमा जी, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। आप प्लीज डोंट मेक मी क्राई। सॉरी। तो मुझे लगा नहीं कि वो खत्म, वो मतलब भस्म हो गई है। तो मुझे लगा कहाँ गई, क्योंकि मुझे लगा कि बांसुरी अभी कुछ रस्में करेगी। आप समझ गई ना जी। और वो चूंकि विद्युत शवदाह में गई थी, तो सडनली शी डिसअपीयर्ड, और मुझे सालों लगे हैं उसको ओवरकम करने में। एक बहुत प्यार करने वाला इंसान, जो मेरी बड़ी बहन थी, माँ जैसी बड़ी बहन थी, वो मेरे देखते देखते कहाँ गायब हो गई। मैं उसको ढूंढती सी रह गई। आप मेरे से क्यों कर दिया आपने ऐसा? मैं उसको अपने उस दर्द को अपने दिल में ही दबा। मैं बांसुरी से कभी दूर कहीं देखती हूँ उसको, क्योंकि जब मैं मिलूंगी ना तो वो भी रोएगी और मैं भी रोऊंगी, इसलिए मैं नहीं मिलती उसको। बस जब वो चुनाव लड़ रही थी तो भगवान से मना रही थी कि खूब अच्छा जीत जाइए। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी उमा जी, आई डिडंट वांट टू मेक यू क्राई। पर पानी नहीं, टिश्यू चाहिए। टिश्यू दे। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी उमा जी। क्योंकि मुझे उसका गोदी में बिठाना, मुझे खिलाना, मेरा सूटकेस पैक कर देना भूलता नहीं। मेरे को सामान पैक करना नहीं आता। तो सुषमा जी आपका सामान पैक करती थी? हाँ, मुझे नहीं आता है, आता नहीं था ना। तो वो जनरल सेक्रेटरी थी, मैं यूथ विंग की प्रेसिडेंट थी, तो हम लोग एक ही रूम शेयर करते थे। तो मैं एकदम ऐसे ऐसे करने लग जाती थी, हाय क्या करूँ, हटो हटो मैं लगा देती हूँ। जबकि वो जनरल सेक्रेटरी थी हमारी पार्टी की, मैं भी यूथ विंग की प्रेसिडेंट थी, तो वो लगा देती थी। वो तो बहुत ही ममता की मूर्ति थी। आई एम सो सॉरी। नो, आई एम सॉरी उमा जी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट डेथ।
मैंने उसको She died मुस्कुराते very हुए young. देखा था 30 मई को, जब वो शपथ में आई थी नई सरकार की। तो जिस तरह से सही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप वो आई, तो मैं बहुत खुश हुई उसको देख के। उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी कि उसको राज्यसभा में नहीं लाया गया या उसको मंत्री नहीं बनाया गया। मैं तो आई वॉज बीमिंग विद हैप्पीनेस कि गंगा जी का काम करेंगे, आराम से पैदल चलेंगे गंगा के किनारे। लेकिन सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैंने नहीं देखा कि उसके चेहरे पर कोई निराशा, बल्कि वो इस बात से बहुत खुश थी। और उसने आखिरी ट्वीट भी किया ना अमित शाह के लिए, जब 370 हटी है तो होम मिनिस्टर को, कि मेरे को जीवन का सबसे बड़ा जो एक अरमान में पाले थी वो मेरे जीवन काल में पूरा हुआ। उसके कुछ ही दिनों बाद वो चली गई। मेरे को आपने सही में नाम नहीं लेना था उसका। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। आई एम रियली सॉरी उमा जी। उमा जी, मैं आपको रोते हुए तो एंड नहीं करूंगी। तो आप मुझे बताओ कि मैं आपसे क्या पूछूं कि आप थोड़ा सा स्माइल करो। आप चलो मुझे एक किस्सा सुना दो कि आपको सीरियसली किसी ने आपको हैप्पीनेस दी हो, कोई मेरे भतीजे ने और मेरी भतीजी ने। जिसकी आप खूब पिटाई करते हो। भतीजे की। भतीजे की। हाँ, और मेरी भतीजी ने, वो मेरे बहुत निजी ज़िंदगी का बहुत ध्यान रखते हैं। जो चॉकलेट मुझे अच्छी लगती है, कौन सी चॉकलेट अच्छी लगती है आपको? एक बहुत छोटी सी डेयरी मिल्क की पतली सी चॉकलेट आती है वो। और मेरी जो भतीजी है वो मुझे छोटे छोटे परफ्यूम की शीशियाँ ला के देती है। वो विदेश में पढ़ती है ना, तो वो ला करके देती है। खाने का शौक है? बहुत। क्या खाते हो? क्या मतलब क्या पसंद मुझे है? कुछ भी वेजिटेरियन खिलाया जा सकता है। और हम लोग रात में 2 बजे वो एक अनएक्सपेक्टेड फूड ऑर्डर करेंगे, हाँ। और फिर मुझे उठा के खिलाएंगे। पर कोई परहेज नहीं करना वो है। मेरी खुशियों का आधार हैं दोनों। मैं उनको बोलती भी हूँ, यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, यू आर द जॉय ऑफ माई लाइफ, यू आर द पेन इन माई नेक। व्हाट इज योर फेवरेट अगर और मील? मेरा कुत्ता मुझे बहुत अच्छा लगता कुत्ते है, का नाम क्या है? साहिब। साहिब। काटता वाटता तो नहीं? अरे मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा, वैसे हमें तो नहीं काटेगा अगर हम काटेगा नहीं, लेकिन हाँ चाटेगा। और वो इतना ज्यादा चाटता है कि लोग भाग खड़े होते हैं। फिर मुझे कहना पड़ता है, नो 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 डोंट डू इट, मत करो साहिब, ऐसा मत करो। मानता नहीं है, कपड़े फाड़ देगा, जूते चुरा के भाग जाएगा। मानता नहीं है बेचारा। उमा जी, व्हेन यू गो बैक टुडे, आपका फेवरेट मील क्या होगा? हो सकता है जो, इफ आई हैव टू विन उमा जीज हार्ट, कि उमा दीदी को कुछ ऐसा खाना खिलाना है कि बस। अच्छा, तो फिर आप मुझे एक बहुत अच्छा सलाद जिसमें पाइनएप्पल पड़ा हो और एक ब्रेड खिला दीजिए। उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। पाइनएप्पल सैलेड और ब्रेड, दैट्स योर फेवरेट? चलो। नहीं, पाइनएप्पल के साथ जो सैलेड लीव्स होते हैं ना, हाँ हाँ, वो। सब वो समझ में आ गया मुझे। सो दैट इज उमा जीज फेवरेट। उमा जी, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, आप रिटायर का कोई है? एज वेज होना चाहिए? भागवत जी ने जैसे बताया 75 नहीं, रिटायरमेंट की एज तो सब जगह है, नौकरियों में भी है। होनी चाहिए। नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूशन की रिटायरमेंट थोड़ी कही है उन्होंने। आप कंट्रीब्यूट करते रहिए। इसके लिए पद पे बैठना है, अगर ज़रूरी है, आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता तो अलग बात है। लेकिन अगर 10 आपके जैसे और हैं तो फिर अलग बात है। इसलिए उनने जो बात कही वो रिटायरमेंट के लिए कही है। पद की, योग्यताओं की कंट्रीब्यूशन तो आखिरी दम तक आदमी करता है, अगर उसमें योग्यता है तो। उमा जी, फाइनल पार्टिंग वर्ड्स। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। मतलब आई एम वेरी सॉरी कि आई मेड यू क्राई। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। उमा जी, आपकी जर्नी अब आगे क्या है? व्हाट इज ऑन उमा जीज टू डू लिस्ट? इंडिया टुडे का ये शायद प्रोग्राम हाँ है। हाँ जी। ये मेरी जर्नी में साथ चला है। इसने मेरी हंसी भी उड़ाई है और इसने मेरी प्रशंसा भी की है जी। मेरे मतलब वो निंदा भी की है जो मेरे अंदर नहीं था। और मेरे को सही समय पे ऊंचा भी उठाया है। जब मैं मंत्री बनी तो मेरे कार्यों की प्रशंसा भी की है। इसलिए इंडिया टुडे की जर्नी और मेरी जर्नी एक जैसी है। हम आज तक हैं और आगे भी रहेंगे, बने रहेंगे हम किसी न किसी रूप में। जब मैं मोदी जी के साथ मंत्री थी तो जब वो करते थे ना कौन से टॉप परफॉर्मर, मैं लगभग उनके 5 में बनी ही रही। इंडिया टुडे के एडिशंस में जो नंबर 5, मतलब 5 नंबर के टॉप परफॉर्मर, जी उसमें से एक। और जब मध्य प्रदेश में एक सर्वे हुआ कि सबसे सुंदर पॉलिटिशियन कौन है, तो उसमें मैं निकली, जबकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि अपन तो सोचते ही नहीं अपने बारे में। अपन सोचते हम वहाँ अगली हैं और हमें ज़रूरत भी नहीं है सुंदर दिखने की, ऐसा भी नहीं सोचते हैं कुछ अच्छा दिखने की कोशिश करें। तो तब भी इंडिया टुडे ने उसको ठीक से छापा फोटो के साथ में मेरे। द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉलिटिशियन ऑफ मध्य प्रदेश। ऑफ मध्य प्रदेश। नो, you are lovely, but Uma ji, I will just 93 पर I will tell you, जो भी आपको कहता है ना that you have that मतलब एक ऑरा होता है, you have it. It has always been I always wanted to interview you, but thank you for joining us. बहुत शुक्रिया उमा जी।